आज हम डिस्कस करेंगे। और यही टास्क है आप लोगों के लिए, मैं बताऊंगा कंप्लीटली, लेकिन टास्क होगा ये। और कुछ सवाल? और दूसरी बात ये है कि सर जो एसईओ का प्लगइन यूज करते हैं हम, इसमें गैट्सबी के, तो सर उसमें सिर्फ टैग्स ही चाहिए होती हैं, उसमें हमें और कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होती हैं? रोबोट डॉट टीएक्सटी होती है फाइल, उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं जैसे उसकी एसईओ ऑन पेज एसईओ हो जाए? यार ये रोबोट टीएक्सटी तो वो उसकी है ना कि आपके पास जो बॉट्स वगैरह आते हैं, तो आप चाहते हो कि क्या ये आपके पेज पे आए ना आए, कौन से बॉट्स अलाउ करने, ये सारी चीजें होती हैं। वो तो सर आप जो ऐसे, रोबोट डॉट टीएक्सटी बनती है ना, वो आप डालते हो जहाँ पे आप होस्टिंग करते हो ना, जी जी। वहां पे डिप्लॉय होती है वो। अच्छा सर, फिर ये एसईओ के हवाले से, ऑन पेज एसईओ के हवाले से भी थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि हमें क्या क्या चीज दरकार है? टैग्स हैं, ठीक है, और फिर यार हमारे पास टैग्स है, अ, कीवर्ड्स हैं। हम्म, यार एक्चुअली जो एसईओ है ना, एसईओ खुद इटसेल्फ एक अपने आप के अंदर एक बड़ी फील्ड है, ठीक है। तो आई एम नॉट अ मास्टर इन इट, बट मैं ये जितना मुझे पता है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जिस तरीके से ठीक। आप कोई भी रेलिवेंट पोस्ट वगैरह डाल रहे होते हैं ना, तो आपको पता है कि आजकल HTML5 के अंदर आर्टिकल्स आए हुए हैं, सेक्शंस आए हुए हैं। जी सर। तो वो सारी चीजें आप यूज कीजिए, वो सारी चीजें यूज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप उसकी जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, लाइक हमने क्या पढ़ा था, लाइक साइट्स पढ़ा था, याद है आपको? कोड्स के अंदर साइट्स, तो इस टाइप की जो उसकी इंफॉर्मेशन है, अगर आप वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे तो वो एसईओ के लिए वो आज मतलब अब होना स्टार्ट होती है। एसईओ ऐसा नहीं है कि आज आपने पूरी अपनी एप्लीकेशन के अंदर सही से काम कर लिया और आप फिर कल जाके अपनी गूगल के ऊपर रैंकिंग देख रहे हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल। इट टेक्स टाइम, 2 महीने 3 महीने के अंदर है ना। और आपकी साइट के ऊपर क्लिक्स और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी साइट पे विजिट्स मैटर करती है, आपकी साइट पे कंटेंट मैटर करता है। छोटी छोटी चीजें करके आप बहुत सारी चीजें देखें, तो जाके फिर एसईओ वाला काम परफॉर्म होता है। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। तो इसके लिए यही होता है कि पहले आपकी साइट के अंदर कुछ चीजें स्ट्रक्चरल वाइज और ये सारी चीजें एसईओ के हवाले से, टैग्स देखे, टेक्स्ट देखे, मेटा डेटा देखा, आपकी वेबसाइट के हवाले से बिल्कुल सारी चीजें ओके हो गई। फिर आप देखना स्टार्ट करते हैं कि हाँ क्या अब गूगल के ऊपर कौन सा रैंकिंग पे आ रहा है, कितने क्लिक्स चल रहे हैं। तो इसी तरीके से लोग मार्केटिंग भी फिर करते हैं ताकि उस पर हिट्स ज्यादा आए, और उस पर हिट्स ज्यादा आएंगे तो फिर डेफिनेटली वो रैंकिंग के अंदर भी अप एंड डाउन होना स्टार्ट होगा। तो यही वही वाली छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिसमें एसईओ वाला रोल इम्प्लीमेंट होता है, और इसके लिए एसईओ मास्टर्स होते हैं। तो जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाते हैं, क्योंकि मैंने कभी एसईओ किया नहीं है, तो मैं इस पे अच्छा गाइड नहीं कर सकूंगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। कोई बात नहीं सर, जितना बता दिया इतना काफी है सर। थैंक यू। सर कंटेंट में पढ़ने के लिए कोई रिसोर्स बता दें। कॉन्टेंटफुल यार ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल है, वरना तो अगर आप बहुत सिंपल सा अगर बिगनर्स लेवल और स्टार्टिंग पे आना चाहते हैं, तो जो हमने ये कोर्स किए हुए हैं इसी को आप फॉलो कर लें। ये पोर्टल के ऊपर शायद अवेलेबल होंगे, सिर्फ लास्ट क्लास अवेलेबल नहीं है। वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो घर का नेट बहुत ही डाउन होता है। जब भी डाउनलोड करने लगाता हूँ तो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, और उसमें रिज्यूम वाला सिस्टम नहीं है। तो एक ये प्रॉब्लम है। खैर मैं कर दूंगा वो, आज इस वीक में हो जाएगा इंशाल्लाह। दोनों वो क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, आज वाली और कल वाली की। डॉट कोड ओके एक सर। चैनल है, उसमें वो अपलोड की हुई है। मैंने लास्ट क्लास नहीं थी ली, वो हम्म। मसरूफियत की, तो मैंने बाद में ले ली थी, जिसमें हाँ आप वो मतलब तरह बता रहे अनऑफिशियली हैं। तो अपलोडेड होती है, यस एग्जैक्टली, अनऑफिशियली तो सारी चीज अपलोडेड है। ठीक है। सर क्विज। क्विज यार मैनेजमेंट का यही कहना है कि अभी 2 क्लासेस है, 2 क्लासेस के बाद वो लोग क्विज देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, सही। सुना तो और यही सर है, बट सर आपका टाइम है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर क्विज एक ऐसा ही थोड़ा होगा जिस तरीके से इस हफ्ते आपका हो गया ग्राफक्यूएल, दूसरे हफ्ते हो गया गेट्सबी, और फिर यही इसी तरीके से मतलब क्विक क्विक होना स्टार्ट हो जाएगा फिर। ठीक है। जी सर, बाकी जो क्लासेस है ना, मॉड्यूल्स हैं एआई, उन सब के होने शुरू हो हम्म। गए हैं वो हाँ तो अब follow- इसकी भी बारी आने वाली होगी, डेफिनेटली आने वाली ये एंड पे, सबसे एंड पे आया है इसका ना। ब्लॉकचेन होगी। आईटी और सबका हो गया, हो रहे सारा जी। अठारह। हम्म। अच्छा चले सर, गुड। अब ये जो हम सीएमएस यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। इसमें विजुअल जो है ना वो अपेयरेंस नहीं है। अब एक बिल्डर डॉट आर्ट में देख रहा था कि उसके अंदर बिल्कुल ड्रैग ड्रॉप है, जैसे वर्ल्ड प्रेस में हम करते थे, उसका आपने देखा?
वापस बोलिए, सॉरी आपकी आवाज के डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है। बिल्डर डार्ट तो एक सर नया सीएमएस आया मार्केट में, या ओके शायद पुराना। ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप है, जैसे कि हम वर्ल्डप्रेस के अंदर करते, एलिमेंटर के अंदर। हम्म। सो उस आपके बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है, लेकिन मैं जहां तक आपकी बात समझाऊंगा, आप कह रहे हैं कि कोई नया टूल आया हुआ है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हम ये सारे काम कर सकते हैं। यार ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। अगर आपको कोड सारी चीजें नहीं आएंगी तो वही वाली बात है जो मैंने लास्ट क्लास में भी कही थी, अगर मैं डायरेक्ट आपको बूटस्ट्रैप सिखा दूं और उसके बाद जी सीएसएस सिखाऊं तो आप शायद ना सीखें। आप जी जी कहेंगे यार सर, बिल्कुल। बूटस्ट्रैप बेहतर है। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपका कोड अच्छा होगा, अगर मुझे बूटस्ट्रैप के अंदर चीजें चेंज करनी होंगी तो डेफिनेटली आपको कोड सीएसएस आनी चाहिए, इसकी मदद से ही आप कर सकते हैं। तो जी ये सर, बिल्कुल। बेसिक सी बातें हैं। वो उन्होंने आप ये जो इन्होंने बनाए, ऐसे टूल्स बहुत सारे और ओपन सोर्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर मेरे ख्याल में पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, जिस तरीके से वर्डप्रेस का सीएमएस है ना, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का भी एक सीएमएस है, वो ओपन सोर्स है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं भी सर्च करके आपसे शेयर करूंगा। सर एक चलें, कुबरनेटिस के हवाले से क्वेश्चन था, क्लास के एंड पे रिस्पॉन्ड करेंगे कि अभी? क्लास के एंड में करते हैं, क्योंकि अभी ऑफ द टॉपिक बिल्कुल ही हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी। सर ये अच्छा जी। जूम का तो आ रहा है, मुझे अगर बाकी भी क्लियर कर दें। अभी भी क्लास मेरी कनेक्ट नहीं हो रही थी, फिर मैंने वीपीएन ऑन किया तब कनेक्ट हुई है। तो किसी और को भी सॉरी इशू आ रहा है ये जूम? ओ भाई, हाँ वीपीएन का पूछ लें कौन सबसे। सा इशू? कोई इशू नहीं नहीं नहीं, है ये भाई, सारी डायरेक्ट से हो कनेक्ट रहा हो। है। भाई मैं Recording in कल progress. ज्वाइन करना चाह रहा था जूम किसी के साथ ना, तो इशू आ रहा था। अभी मैंने वीपीएन ऑन किया तो फाइनली मेरा कनेक्ट हुआ। क्लास अभी कनेक्ट ही नहीं हो रही थी तब। यार ऐसा इशू पाकिस्तान से होना ही नहीं आ रहा है चाहिए अभी? उसूलन। बस मैं कंफर्म कर रहा था, मेरा बाकियों का भी है ये मेरा मेरे ख्याल साथ। है। अच्छा जी, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जल्दी से। अच्छा सर। जी, तो जो आपका, वालेकुम अस्सलाम। सर हमारा स्ट्रेपी भी एक तरह का सीएमएस ही है। नहीं पता यार दोस्त, मैंने नाम आज पहली दफा आपसे सुना। जी स्ट्रैपी भी एक सीएमएस है। अच्छा सर, इसके अलावा सर एक मेजर 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 चीज मेरी रह गई है सर, वो ये कि यूजर एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं। नेटिफाई में तो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, ये कंटेंटफुल में, कि जहाँ पर हम यूजर की ऑथेंटिकेशन कर सकें। तो क्या हाँ नहीं नेटलीफाई में नहीं, ऐसा ऑप्शन वगैरह ना ना है ना, जिससे हम? देखिए नेटलीफाई तो एक डिप्लॉयमेंट के लिए एक सर्वर है ना, होस्टिंग सर्वर है, आप ये समझ लें थोड़ी देर के लिए। ठीक है। समझ गए। और कॉन्टेंटफुल जो है वो आपका कंटेंट मैनेज करने के लिए है, सिंपल सा। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जो आपको काम लॉग इन करना है, यूजर की प्रोफाइल चाहिए, वो डेफिनेटली आपको एपीआई कॉल्स करनी पड़ेंगी। जिस तरीके से हम नॉर्मल सर्वर के अंदर, जिस तरीके से गेटअप वाला काम था, हम गेटअप की एपीआई कॉल कर देते तो डेटा आ जाता था आपके पास लेकिन सर एक्सियोस यूज इसमें, करके। जी जी सर, गैट्सबी के अंदर ये है, फिर हमें नोड का अलग सर्वर बनाना पड़ेगा जो यूजर जी जी नहीं बिल्कुल भाई, बिल्कुल नेटलीफाई बिल्कुल। नेटलीफाई देता है सर्विस यार, लॉगिन की कॉन्फ़िगरेशन की, मैंने देखी थी इनकी सर्विस। नेटलीफाई ठीक प्रोवाइड करता लेकिन है। सिर्फ लॉग इन करेगा ना, लेकिन अगर डेफिनेटली आपका कोई डेटा होगा, आपको मतलब लेट्स से अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ कि आपको कोई थोड़ी देर के लिए हम ये सोचते हैं कि फेसबुक टाइप की कोई एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आपको पोस्ट और कमेंट्स चाहिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये सोचता है, तो क्या करेंगे आप? यानी सर्वर तो आपका अपना होना चाहिए ना, सिर्फ लॉगिन मसला सॉल्व नहीं करता ना आपका। सर लेकिन लॉगिन ना से मतलब क्या है? जो नेटलीफाई है वो कर ये रहा है कि आपको मतलब जिस तरह डैशबोर्ड टैप ऐप नहीं होती उस तरह आपको एंटर कर देता है उस पोर्टल में, ठीक है। अब उसकी आपकी ऐप पे डिपेंड है कि वो बैकएंड पे क्या कर रही है। उसने आपको ऑथेंटिकेट कर दिया कि भी आप इस रूम में एंटर हो जाएं, अब आप जो दिल करता करें, ठीक है। लेकिन आप वो लॉगिन के बगैर एंटर नहीं हो सकते। वो फिर हम अच्छा फेसबुक अच्छा जैसी अच्छा, एप्लीकेशन बनाए आप या उस कुछ टाइप भी की बनाए। आप जी उस जी टाइप सर। की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से यही अगर हमने ब्लॉग पोस्ट किया था, आप चाह रहे हैं कि ये इसमें सिर्फ ऑथेंटिकेट करके बंदा एंटर हो जाए, इसके बाद फिर वो ब्लॉग पोस्ट करे, आप ये चाह रहे हैं? सवाल है ये। मैं इनका क्वेश्चन भाई का यही समझा, पता नहीं ये चाह रहे हैं कि नहीं, हाँ मैं ये पूछ यही लीजिए। पूछ रहा हूँ, इनसे ही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, वो बाइंग करता है, तब तक वो यस। लॉगिन है, जब तक वो चेकआउट ना कर सके। हाँ मैं ये बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आपके सर्वर्स होते हैं डेफिनेटली। अभी हम आज उसी के ऊपर जा रहे हैं, तो डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। चलिए ठीक है सर। आज हम ग्राफक्यूएल का सर्वर पढ़ने जाएंगे ना, तो सर्वर से हम बहुत सारी चीजें जो लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट थी लास्ट टाइम, तो आज हम करके देखते हैं सारी चीजें, कोशिश करते हैं
रिजॉल्व हो। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है मेरी स्क्रीन पे? Rebuild your static site automatically. अच्छा, अब जो आप में से किसी ने एक सवाल किया था क्लास के स्टार्ट में कि सर अभी हम ये कर रहे हैं कि जब भी कॉन्टेंटफुल में डेटा आता है तो मेरे पास वेब के ऊपर नजर नहीं आ रहा होता, ऐसा ही है ना? फिर मुझे अपनी एप्लीकेशन को टर्मिनेट करके बिल्ड करता हूँ तो फिर वापस नजर आना स्टार्ट हो जाता है जब मेरे पास नया डेटा आया हुआ तो कॉन्टेंटफुल के ऊपर। यही सवाल था स्टार्टिंग में, ये किस तरीके से हम करेंगे इसको रियल में? यस सर, मतलब बार बार रीबिल्ड करना पड़ता है। हाँ, यस यस। अभी देखें, अब इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया है? पहले तो ये बताएं, जो लास्ट क्लास में हमने किया था, नेटलीफाई से डिप्लॉयमेंट की थी कि जब भी मैं अपने क्लाइंट साइड के कोड में यानी अपने गेट्सबी के अंदर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ और इसको मैं पुश करता हूँ गेटअप पे, तो नेटलीफाई क्या करता है? सर यान को रन कर देता है और यान हमारे बिल्ड जो करता है यस सर, और है ना? फ्रंट एंड और पहले डिप्लॉय और डिप्लॉय कर देता है। ये क्लियर है सबको? लास्ट क्लास में हमने ये किया था, क्लियर है सबको? जी सर। गुड। आज हम क्या करने जा रहे हैं? अब यही वाला सवाल था जो आपका आज स्टार्टिंग में किसी ने किया था, वो ये सवाल था कि ये गेट्सबी के ऊपर, सॉरी, जैसे कॉन्टेंटफुल के ऊपर कोई कंटेंट लोड होता है या ऐड होता है तो हमारे पास वेबसाइट के ऊपर यानी गेट्सबी के ऊपर भी, स्टैटिक साइट जनरेटर या गेट्सबी के ऊपर भी पूरा डेटा आना चाहिए जो हमने नया ऐड किया हुआ, ऐसा है? जी सर। यही जिस तरीके से हमने नेटलीफाई को कनेक्ट करवाया था गिटहब के साथ, ठीक है, अब उसी तरीके से हम कॉन्टेंटफुल को कनेक्ट करवाएंगे किसके साथ? किसके साथ? नेटलीफाई के साथ, वो तो ऑलरेडी आया है। नेटलीफाई के साथ। नेटलीफाई के साथ नहीं, ऑलरेडी आया नहीं है। अब देखें, 2 चीजें मिक्स करते हैं। पहले आप अपनी स्टैटिक साइट की बात करते हैं। गेट्सबी को हमने कनेक्ट करवाया कॉन्टेंटफुल से, एम आई राइट? जी सर। वो भी सीक्रेट की आईडी देके ना। और फिर जी उसमें सर। होता क्या है, जब कंटेंट में ऐड करता हूँ उसके बाद मुझे अपना डेवलपमेंट सर्वर को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, टर्मिनेट करना पड़ता है और फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, ऐसा ही है? जी सर। तो वो तो मैंने इसको एक्सेस की दी हुई है जो कि डेटा लेके आता है सर्वर से, ऐसा ही है? ठीक है। ठीक है, ये एक यस पूरा सर, एक डेवलपमेंट वाला फ्लो था, ये खत्म हो गया। इसके बाद जब भी मैं क्लाइंट साइड गेट्सबी के ऊपर काम करता हूँ तो नेटलीफाई के साथ मैंने गेटअप को कनेक्ट करवाया। जैसे ही गेटअप के ऊपर कुछ पुश होता है नेटलीफाई बिल्ड बनाता है और डिप्लॉय कर देता है। ये भी क्लियर हो गया? जी सर, इसी तरह ही है। अब मसला ये खड़ा हुआ है कि जैसे ही कंटेंट ऐड हो तो मुझे पता चले, जिस तरीके से नेटलीफाई को पता चलता है कि गेटअप के ऊपर कुछ पुश हुआ है तो वो बिल्ड चला के डिप्लॉय करता है ना। अब हमें जी कुछ सर। ऐसा ही मैकेनिज्म चाहिए कि कंटेंट फुल के ऊपर कोई कंटेंट ऐड हो तो नेटलीफाई को पता चले। फिर नेटलीफाई क्या करेगा? उसको अपडेट कर देगा कंटेंट फुल को। एग्जैक्टली, बिल्ड बनाएगा और दोबारा वापस से बिल्ड उसको करेगा सर, डिप्लॉय करेगा। यस सर। यस, तो ये एक पूरा साइकिल है, तो समझने की जरूरत है। 2 साइकिल्स हैं यहाँ पे। एक गेट्सबी हमने बनाया, गेट्सबी को कनेक्ट किया नेटलीफाई से। गेट्सबी में जब भी मैं काम करके गेटअप पे पुश करता हूँ तो नेटलीफाई को पता चलता है कि यार गेटअप के अंदर कुछ चेंज आया है, तो गेटअप के अंदर जब चेंज आता है तो वो उसको यहाँ बिल्ड करता है और डिप्लॉय कर देता है। इसका काम खत्म हो गया। अब प्रॉब्लम आ रही है कि कंटेंट फुल के ऊपर जो डेटा आ रहा है वो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर शो नहीं हो रहा, रियल टाइम मतलब रियल डेटा नहीं आ रहा होता। तो इसके लिए ये है कि कंटेंट फुल के ऊपर हम कुछ ऐसा करेंगे कि जैसे ही कंटेंट फुल के ऊपर डेटा ऐड होगा वो इन्फॉर्म करेगा नेटलीफाई को, और नेटलीफाई का फिर काम वही है, यान बिल्ड करना और डिप्लॉय करना। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स आ गए, समझ में आ गई? पहला स्टेप हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था, ये वाला स्टेप हम इस क्लास में देखेंगे। लेकिन ये मैंने जानबूझ के आपके लिए टास्क रखा है ताकि आप थोड़ा सा पढ़ के इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ये देखिए बहुत इजी है, 2 स्टेप्स में हो जाएगा ये, ठीक है? ये मैंने आपको लिंक दे दिया है, रिबिल्ड योर स्टैटिक ऑटोमेटिक विद कॉन्टेंटफुल वेबहुक। तो ये ट्राई करें आप लोग। मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोग इसको पढ़ें और इसको इम्प्लीमेंट करें। इससे फायदा सॉरी, इंशाल्लाह ताला करेंगे सर। इसी तरह हुआ जिस तरह आप कल फरमा रहे हैं ना, कल मैं काम कर रहा था तो मैंने गेट्सबी की वेबसाइट ओपन कर ली। जैसे ही मैंने उसको स्टार्ट, उसने एरर दे दिया। सही है। तो भी ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कंटेंट फुल को भी एक्टिवेट कर लिया तो वो ठीक हो गया। तो मुझे समझ लगी कि कंटेंट को भी ऐसे ही हम जिस तरह हम फ्रंट एंड को डिप्लॉय कर रहे हैं,
इसी तरह हमें कंटेंटफुल को भी डिप्लॉय कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तो फिर ये साइट हमारी ऑल टाइम लाइव रहेगी। अदरवाइज फ्रंट एंड को डिप्लॉय कर देंगे तो भी हमारी साइट जो लाइव नहीं रहेगी वो एरर देगी। देखिए असल में मसला यही होता है कि हम, अगर मैं आपको जनरल सी बात बताता हूँ एक, कि मैं जब अगर अपनी क्लासेस देख के काम करता रहूंगा ना, तो सारा काम स्मूथ चल रहा होगा, क्योंकि आप क्लासेस देख के काम कर रहे हैं ना, तो आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आ गया। लेकिन मसला कब आता है, जब एरर्स आना स्टार्ट होता है। जब एरर्स आएंगे, आप उसको डिबग करेंगे ना, तो आपकी एक तो डिबगिंग स्किल्स बढ़ेगी, आपको एरर्स की नो हाउ होना ज्यादा बेहतर पता चल जाएगी कि यार ये एरर इस वजह से आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो एरर आएगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, या आप किसी को आसानी से गाइड भी कर सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यार ये मसला होगा। तो दिस इज कॉल्ड एन एक्सपीरियंस। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि यार सर हमें रिएक्ट आ गई है, अब हम क्या करें? भाई रिएक्ट आ गई है तो आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाओ। कोर्स कंप्लीट करके रिएक्ट आना इज अ नॉट अ रिएक्ट आना, क्योंकि कोर्स के अंदर जो हमने चीजें पढ़ाई हैं वो आपको चलना सिखाया है, लेकिन जब आपको भागना है तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस बनानी होगी। काफी उसमें सिनेरियोज ऐसे आते हैं, तो आपको सोचना पड़ता है कि यार ये इस तरह करूं या इस तरह करूं। कभी आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं, तो उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार ये इस वजह से देखो ये प्रॉब्लम हो गई, तो अब आपको सारा रिवर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें ना, छोटी छोटी चीजें आपको आगे के लिए एक्सपीरियंस क्रिएट करी। ये बहुत छोटा सा काम है, ये मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपका पूरा नेटलीफाई कंटेंट फुल कनेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ लेकिन ये आप लोग खुद करें, यहाँ से पढ़ के देखा, हमको मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी दे दी है। तो इससे फायदा ये होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी मुझे लगता है, लेकिन अगर आप ये सर डॉक्यूमेंट पढ़ के करेंगे तो बहुत कम आएगी। लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूँ आएंगी आएंगी, तो फिर आप उससे किस तरह बाहर निकलते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तरीका तो ये, आपने स्टार्ट किया, प्रॉब्लम आई, आपने छोड़ दिया, कह रहा है चलो यार सर नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे ना, फिर कर लेंगे। ठीक है, मैं तो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, लेकिन फिर आपने क्या सीखा इससे? इसी तरह ये सर। तो ये छोटा सा टास्क है, मैं चाहता हूँ जिस तरीके से हमने नेटलीफाई को गेटअप के साथ कनेक्ट किया है, उसी तरीके से हम कॉन्टेंटफुल को नेटलीफाई के साथ कनेक्ट करें। बहुत ईजी है, और क्योंकि ये आपके सिस्टम में नहीं करना, ये आपको कॉन्टेंटफुल की वेबसाइट पे जाना है, आपके डैशबोर्ड से ही सारा एक्सेस मिलेगा, सारा काम वहीं से हो जाएगा। तो इसमें ना कोडिंग है ना कुछ है, इस पे क्लिक्स के ऊपर काम होगा, यानी माउस से आपको खेलना है। अच्छा सर मुझे ये बात अल्लाह। अच्छा सर मुझे ये बात बताइए, जो हमारी ये गैट्सबी के अंदर नोट की फाइल होती है जिसमें हम क्यूरी वगैरह स्टैटिक प्रोग्रामेटिकली जो हम राउट्स बनाते हैं, यस जी, तो सर क्या उस फाइल के अंदर हम JWT की ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल। क्यों करनी है वैसे ये JWT की ऑथेंटिकेशन वहां क्यों करनी है? क्योंकि वो तो सर्वर साइड कोड है। जी सर, वो लॉगिन के लिए ना, यूजर को रजिस्टर करने के लिए और उसको लॉगिन करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए। सर्वर साइड है कोड, लेकिन वहां से हम नोड की वो बनाते हैं स्टैटिक राउट्स। आप चाह रहे हो कि वहां पे JWT वाला काम करना, यानी जी सर। JWT वेरीफाई करना। इसका मतलब आपको JWT का सीक्रेट की भी वहां पे डालना पड़ेगा, जी सर। सीक्रेट और ये सारी चीजें। तो कर तो सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इसके लिए। लोग जिस तरीके से ये वाले काम होते हैं ना, इस तरीके से लोग ये करते हैं। इसके अंदर इंडस्ट्री में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर यूज किया जाता है वो ये होता है कि जब यूजर लॉग इन होता है ना, उसके बाद उसको पता चलता है कि उसका रोल क्या है। ठीक है, लेट से मैं एडमिन हूँ तो मैं हर राउट पे जा सकता हूँ, ठीक है। ये तो मसला ही नहीं है। लेकिन जब मैं मैनेजर हूँ तो दो तरीके होते हैं, या तो मैं उसको स्पेसिफिक वही वाले राउट्स दिखाऊं जो मुझे उसको दिखाना है, या ठीक है। जब वो किसी गलत राउट पे जाए तो उसको बता देना है कि ये यहाँ पे तुम्हें एक्सेस नहीं है। दोनों तरीके होते हैं। बहुत से लोगों को तो राउट्स ही नजर नहीं आते, लेकिन किसी ने किसी तरीके से राउट फाइंड आउट भी कर लिया, तो वो जब उस पर हिट करता है तो वो देखता है कि यार ये मैनेजरल रोल है इसका, तो उसको क्या यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं, ये सर्वर डिसाइड करके उसको बताता है कि भाई आपको परमिशन है या नहीं है। तो हमारे केस के अंदर सारा काम हम लोग क्लाइंट से कर रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं, सारे राउट्स आप मंगवा सकते हैं कहीं गेट्सबी के अंदर से। आपने गेट्सबी में राउट्स का डिफाइन किया कॉलम, वहां से अपने यूजर नेम के नाम से नोड बना के उसकी वैल्यूज में सारे राउट्स डाल दिए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मसला ये है कि ये वाला जो डायनेमिक राउट है, आप थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि ये कब बनता है। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं, अब गेट्सबी के हवाले से सोचते हैं ना इसको, तो गेट्सबी के हवाले से मुझे ये बताएं, गेट्सबी के अंदर ये डायनेमिक राउट कब बनता है? लॉगिन से पहले या लॉगिन के? सर ये तो बिल्ड टाइम
एग्जैक्टली बिल्ड टाइम। तो लॉगिन का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, यहाँ पे आपको यूजर तो मिल ही नहीं सकता ना। या तो ऐसा है कि आप इसको कहीं पे रोकें, वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड लें, उसके बाद ये वाला काम करें, तो ये पॉसिबल नहीं है अभी थोड़ी देर के लिए, अगर हम गेट्सबी के अंदर देखते हैं। क्योंकि जब यान बिल्ड चलता है तब डायनेमिक राउट्स चलते हैं, डायनेमिक राउट्स चलते हैं तो वो डायनेमिक पेजेस बनाता है, उसके बाद फिर आपकी वेबसाइट पूरी सर्व होती है, उसके बाद फिर लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने आएगा। लॉगिन का ऑप्शन तो उससे पहले आपके सामने ही नहीं आएगा, तो JWT वाला काम यहाँ पे हो ही नहीं सकता। सर अगर हम यूजर को डायरेक्टली लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दें? हाँ, फर्स्ट आपका जो पहला पेज है वो लॉगिन हो तो बिल्कुल हो सकता है, उसके बाद फिर ये सारे काम करना है। लेकिन पेज इस असल में देखें, स्टैटिक साइट जनरेटर है ना, स्टैटिक साइट जनरेटर के अंदर पेजेस पहले से बन के आपके वहां पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? बिल्ड फोल्डर के सर्वर। अंदर, ऐसा ही है। बिल्ड फोल्डर में आ जाता है ना। जब आप यार्न बिल्ड चलाते हैं तो क्या होता है, बिल्ड यानी बिल्ड पब्लिक का फोल्डर जो में। फोल्डर है, एक्चुअली पब्लिक का जो फोल्डर है वो आपका बिल्ड फोल्डर बन जाता है। यस सर। जो आपने डायनेमिक राउट्स बनाए हुए हैं, जैसे यार्न बिल्ड करते हैं वो डायनेमिक राउट के सारे पेजेस आप देखिएगा, HTML पूरी नजर आ रही होगी आपको उसके अंदर। तो ये स्टैटिक साइट जनरेटर था। अब इसके बाद वाले काम किस तरीके से होते हैं? उसके बाद वाले काम इस तरीके से होते हैं कि आप लॉगिन करें, उसके बाद फिर उसको एक्सेस के हवाले से फिर सारा काम करें। सो इसके लिए ऐसे होगा जिस तरह हमारे पास CMS है, हेडलेस CMS, जिसमें हम कंटेंट डाल दें, इसका कोई ऐसा पैकेज भी होगा जो हमें यूजर ऑथेंटिकेशन दे रहा होगा और हम अपनी गेट्सबी वेबसाइट को उसके साथ कनेक्ट करवा के ऑथेंटिकेशन की वहां से करवाएंगे, ठीक है, फिर वहां से अपना डाटा अपना सेव करवाएंगे। आई थिंक सर्च करेंगे इसके बारे में कैसे पॉसिबल हो सकता है। करिएगा करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, मैं भी इसको देखता हूँ। ठीक है सर, इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं पूछना चाहता था कि आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें आपने अभी तक जितना पढ़ाया, मतलब आप एक प्रोजेक्ट हमें दे दें जो हम इस क्वार्टर के एंड तक सबमिट करवा लें। इसमें यह है कि सबकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें जो आपको प्रोजेक्ट कोई ऐसा हो ना जिसमें हमें सारे एरर्स वगैरह भी फेस करने पड़े और हम खुद ही उनको सॉल्व भी करें। अच्छा, सही है। तो आप लोगों को ई-कॉमर्स साइट का सबका आइडिया है? यस सर। क्या हम ये वाला काम ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट से कर सकते हैं सारा काम? ठीक है सर। मतलब जिसके अंदर गेट्सबी भी यूज हो जाएगा, डेटा कॉन्टेंटफुल यानी आपकी प्रोडक्ट्स कहाँ से आ जाएंगी, कॉन्टेंटफुल से आ जाएंगी। इसमें मुझे जब मैं ऐड टू कार्ट करने जाऊं और जब चेकआउट करने जाऊं तो लॉगिन का सिस्टम भी इम्प्लीमेंट हो जाए। हाँ, लॉगिन के सिस्टम के लिए अभी आप कुछ डमी बना लीजिएगा, अभी हम सर्वर पे चलते हैं तो देख लेते हैं, लेकिन क्या पॉसिबल है? जी सर, अमेज़न का क्लोन बनाते हैं, अमेज़न का क्लोन सब दे दें सबको। यार ये अब चॉइस है इनकी। मैं तो ये सजेस्ट करता अमेज़न के क्लोन के हवाले से UI वगैरह पे ज्यादा काम ना करना पड़े, तो मैं सजेस्ट करता कि भाई आप फ्री टेम्पलेट उठा लो कोई भी ना ई-कॉमर्स का और उस पे लग जाओ। क्योंकि अमेज़न वाले के ऊपर बैठ के इनको CSS और HTML वगैरह को सेट करना पड़ेगा, तो इट टेक्स टाइम। हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि उनको HTML और CSS सिखानी है, हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हमें उनको गेट्सबी और कॉन्टेंटफुल के थ्रू उनको ये सारा काम करवाना है। जी सर सर, फिर डेफिनेटली। अली बाबा का क्लोन कर लें, वो बिल्कुल सिंपल, ऐसे जैसे को गरीब सी वेबसाइट है इस तरह की उसका इंटरफेस है अली बाबा का, तो वो उसकी बैकएंड बड़ी स्ट्रांग है उसकी, तो वो फिर बना लेते हैं। कोई भी बना ले, मैं वही कह रहा हूँ, ये सबकी अपनी चॉइस है कि अगर जिसको अमेज़न का क्लोन करना है, जिसको अली बाबा का क्लोन करना है, लेकिन हमें यूज गेट्सबी और कॉन्टेंटफुल को यूज करते हुए सारा काम करना है। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपकी सारी कॉन्टेंटफुल पे चली जाएगी, कैटेगरीज आपकी सारी कॉन्टेंटफुल पे चली जाएगी, वहां से कैटेगरी गेट करेंगे, कैटेगरीज के पेजेस बन जाएंगे एंड सो ऑन, प्रोडक्ट के पेजेस बन जाएंगे। तो कोई भी उठा ले, सारी आपको ई-कॉमर्स साइट का सबको आइडिया है। प्रोडक्ट्स होंगी, ऐड टू कार्ट होगी, ऐड टू कार्ट के बाद चेकआउट होगी, चेकआउट के टाइम पे हम देखेंगे कि अगर बंदा लॉगिन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर उसको लॉगिन करवाएंगे एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सर इसमें GraphQL भी आएगी? हो जाएगा वो हम ग्राफक्यूल तो आ गई ना, कॉन्टेंटफुल आ गई तो ग्राफक्यूल तो आ ही गई। या तो फिर आप दो तरीके हैं, या तो आप अपना सर्वर बनाएं यही ग्राफक्यूल वाला, इसकी मदद से सारा काम कर लें, या तो फिर कॉन्टेंटफुल कर लें। दोनों तरीके आपके पास मौजूद है। सही है, सही है। सही, चलें आज हम देखते हैं ग्राफक्यूएल सर्वर साइट। लेकिन ग्राफक्यूएल सर्वर साइट से पहले चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सर्वर साइट के बारे में बताना चाहूंगा, फिर हम ग्राफक्यूएल की तरफ चलते हैं। यस सर, ये सर्वर साइज जरूर बताइएगा और थोड़ा डिटेल में काइंडली बता दीजिएगा, काफी कंफ्यूजन है हमें इसके, मुझे एटलीस्ट है, बाकी का मुझे पता नहीं। करते हैं, कोशिश करते हैं कि सर, कंफ्यूजन आप सबकी क्लियर हो। सर जिसको Node.js आता हो वो GraphQL उस पे कर ले
सॉरी समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर जिसका नोड जेएस आता हो, एक्सप्रेस आता हो, वो GraphQL को कंटेंटफुल की जगह वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। कंटेंटफुल में आपको सर्वर नहीं बनाना पड़ेगा इटसेल्फ। हाँ, जब आप नोड ये ग्राफ करेंगे तो उसके लिए आपको अपना इटसेल्फ सर्वर बनाना पड़ेगा। भाई ये मसला तो करनी है, काम है ये। एक्सप्रेस के ऊपर बनेगा ना? हाँ सर ये एक्सप्रेस दो वही हम स्टेप्स में पढ़ने जा जा रहे सकते हैं, हैं ना। फर्स्ट वही स्टेप में हम पढ़ने जा रहे हैं। कंटेंट से डेटा ले लें और सेकंड स्टेप में उसी का क्लोन बना के और हम सर्वर अपना यस बना लें, दोनों एग्जैक्टली, काम हो जाए। दोनों पॉसिबल। लेकिन ये वही वाली बात है, अब मैं हर चीज सबको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सबका टाइम का पता नहीं है ना, कौन क्या कर रहा है, क्या मसरूफियात है, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो मैं अगर ये पूरी सारी चीजें दे दूं तो फिर सबके लिए भी मसला हो जाएगा, कुछ लोग कर पाएंगे कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा फिर असाइनमेंट उस तरीके से नहीं चला। तो ये मैंने इसीलिए आप लोगों को छूट दी हुई है कि जिसके बाद जितना टाइम हो, जो ज्यादा टाइम अपना डाल सकता है उसके अंदर, तो वो सर्वर भी अपना बना ले। या तो ये वाला बहुत अच्छा तरीका था कि कंटेंट फुल से पहले कनेक्ट कर लें, ताकि जल्दी से रैपिड एप्लीकेशन डेवलप हो जाए, और फिर सर्वर के ऊपर वही वाले कंटेंट लेके फिर आप वापस सर्वर को भेज दें। ये भी पॉसिबिलिटी है। सर ये हम ग्राफक्यूएल नोड.जेएस पढ़ रहे हैं सर। अभी हम ग्राफक्यूएल नोड.जेएस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल सा देखते हैं, हम लोग यूज करेंगे इसमें एक्सप्रेस, ठीक है। तो मैं पहले व्हाट इज एक्सप्रेस? हाँ एक्सप्रेस से चलता हूँ, 2 मिनट दें मुझे। हम लिखते हैं नोड एक्सप्रेस, सिंपल। सर जब तक आप सर्च कर रहे हैं क्लास का कंटेंट एक बार आप थोड़ा सा रिपीट कर दें सर आज का। आज क्या पढ़ेंगे हम? ग्राफक्यूएल सर्वर साइड पढ़ेंगे। पहले हमने क्लाइंट साइड पढ़ी थी, अब हम सर्वर साइड पढ़ेंगे, सिंपल। सर सर्वर विद नेटलिफाई या जस्ट नहीं नोड.जेएस सर? ग्राफक्यूएल का अपना सर्वर बनाएंगे, हाँ ओके नोड.जेएस के साथ, एग्जैक्टली। ओके। अच्छा जी, गेटिंग बेसिकली स्टार्ट पे हम चलते हैं, नोड.जेएस पे express.com। सर्वर बनाएंगे और उस पे उसके ऊपर ग्राफक्यूएल यूज करेंगे, ऐसे ही कुछ। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अभी जो हमने, आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने जो ग्राफक्यूएल से डेटा मंगवाया था, वो कहाँ से, ग्राफक्यूएल कौन सा यूज किया था, सर्वर साइड क्या यूज किया था? कंटेंटफुल सर। सर कंटेंटफुल सर। नहीं, गेट्सबी से पहले की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए। नोड.जेएस का सर हमने बनाया था सर एक, अब बना ना हुआ था ना सर ना पहले ना से। ना, वो तो बना हुआ था, लेकिन उससे पहले हम ग्राफक्यूएल जो यूज कर रहे थे सर्वर साइड, वो गेटअप का यूज कर रहे थे, याद है? यस जी सर, सर। यस सर, यस सर। तो अब ग्राफक्यूएल हम अपना खुद बनाएंगे नोड.जेएस के ऊपर सर्वर। ग्राफक्यूएल हम पाइथन पे भी बना सकते हैं सर्वर अपना, पीएचपी पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे थे, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के लिए नोड.जेएस हमारे पास नहीं। तो ये सिंपल है, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो डेफिनेटली आपके सिस्टम में नोड मौजूद ही होगा, ये कहने की बात ही नहीं है कि इंस्टॉल करें। तो ये ग्राफक्यूएल ओ एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल किया, और ये हम हेलो वर्ल्ड देखते हैं, इसका बहुत इजी है गेटिंग स्टार्ट, ये है इसका हेलो वर्ल्ड है। चलो करके देखते हैं। ये ग्राफक्यूएल का कोड है, ओ सॉरी माय बैड, ये किसका कोड है? एक्सप्रेस का, सर माई ये सर्वर डॉट जेएस। नोट सर जस्ट ये तो यस, बता दीजिए कि एक्सप्रेस है क्या? हाँ देखिए, नोड जेएस क्या, पहले सवाल तो ये है। सर एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, जो कि आउट ऑफ द ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। जी बोलिए। सर हमारे पास टाइम तो है, तो हम ये नहीं कर सकते कि जेसन सर्वर से शुरू करें? नहीं, क्योंकि हमें करना ही ग्राफक्यूएल के ऊपर काम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ग्राफक्यूएल की तरफ ही लेके जाऊं। जेसन सर्वर तो वो सिर्फ एपीआई कॉल करने के लिए डमी वाला काम है ना, वो मैं करना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि हमें ग्राफक्यूएल सीखनी है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा नोड और एक्सप्रेस का ओवरव्यू देते हुए आगे बढ़ के फिर हम डायरेक्ट ग्राफक्यूएल पे जंप करेंगे, तो इसलिए मैं दूसरी चीजों पे भी नहीं जाना चाहूंगा। हाँ, तो नोड क्या है? एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं। लेकिन फायदा यह है कि जावास्क्रिप्ट पहले कहाँ तक थी, अगर आपको पता ब्राउजर हो, तक कि सर। जावास्क्रिप्ट हमने ब्राउजर तक थी, लेकिन जब नोड आया, रन टाइम एनवायरनमेंट आया, तो उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट कमांड को प्रोम्प्ट आउट पे ऑफ भी द हम। ब्राउजर, यस आउट ऑफ द ब्राउजर भी हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो नोड ये है। अब नोड बहुत बड़ी चीज है, इसके अंदर छोटे छोटे काम भी हम कर सकते हैं। लाइक नोड की बात करूं तो हम सिंपल से, अगर मैं यहीं पे देखते हैं टर्मिनल पे,
नोड सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही है, कोई मसला नहीं। आपने लिखा नोड, ये नोड आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा if var a equals to 1, तो जो हम जावास्क्रिप्ट में काम कर सकते थे वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। foo is equals to a, क्या आना चाहिए? ट्रू। बूलियन, ट्रू ठीक आना है। चाहिए। ट्रू। कंसोल डॉट लॉग foo a, कंसोल तो हम कर सकते हैं ना, कंसोल का मतलब प्रिंट के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमने वैल्यू प्रिंट करवाई। अब मैं कहता हूँ यस कि 2 equals to 2, ट्रू, 2 equals to 1, ये जावास्क्रिप्ट चल रही है आपकी। 1 plus 2 3। अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोई काम करके देख लेते। हमने बनाया था 4 का लूप, 4 var I equals to 0, I is less than 10, I plus plus, sorry, console dot log I। जो जावास्क्रिप्ट में आपने सारा काम किया था, ये देखिए जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे आपको ब्राउजर नहीं मिलता, डॉम नहीं मिलता। जो आप डॉम के साथ मैनिपुलेट करते थे सारी चीजें, डॉम डॉक्यूमेंट, जिससे डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट पूरी यूज कर सकते हैं। जो हमने जावास्क्रिप्ट के मेथड सीखे हैं, फंक्शन सीखे हैं, वो सारा फंक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं। फंक्शन बार नॉर्मल है जो आप कर चुके हैं, यानी पूरी जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं आप नोड की मदद से ऑन इन टर्मिनल अपने, आउट ऑफ द ब्राउजर, रनिंग वाह सर कॉलिंग। हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ये आईडीई है जावास्क्रिप्ट की, नोड। क्या है? सॉरी, नोड की नहीं वजह नहीं से ये IDE पॉसिबल नहीं। है कि जावास्क्रिप्ट एज ए सर्वर भी काम कर रही है वो सारे, वरना वो सिर्फ डोम पे ही रहती। सर नोड की मैं मदद ये से, यही मैं कह रहा हूँ ना, नोड की मदद से ये फायदा हुआ कि हम जावास्क्रिप्ट को आउट ऑफ द ब्राउजर लिख सकते हैं। मैंने वरना जावास्क्रिप्ट एक ब्राउजर की हद तक थी, नोड ने एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया सिंपल से वर्ड्स में। अब उसकी मदद से जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे, सॉरी ब्राउजर के अंदर जो जावास्क्रिप्ट लिखते थे, अब वो हम नोड की मदद से आउट ऑफ द ब्राउजर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो ये रहा। अब एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम अपनी रिक्वेस्ट वगैरह को हैंडल कर सकते हैं। वरना तो मैं इसी नोड पे सर्वर बना सकता हूँ पूरा का पूरा, लेकिन नोड के ऊपर सर्वर बनाने से मसला ये है कि मुझे बहुत सारे काम मैनुअली करना पड़ता है। ठीक, जिस तरीके से सीएसएस की बात करें, अगर आप कोर सीएसएस लिखने जाएंगे बूटस्ट्रैप वाली, तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आपको से कहूँ कि यार मुझे बूटस्ट्रैप यूज कर लूँ, तो कितना काम आसान हो जाता है। आपको सीएसएस, छोटी छोटी सीएसएस लिखनी नहीं पड़ती, सारे काम हो जाते हैं। टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, सेंटर, बहुत सारे काम आप ऐसे ही कर सकते हैं लाइब्रेरी की मदद से। तो ये एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से मैं अपनी एपीआईज वगैरह लिख सकता हूँ। एक्सप्रेस के अलावा क्या और दूसरी लाइब्रेरीज मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो हम एक्सप्रेस थोड़ी, एक्सप्रेस फेमिलियर है, लोग ज्यादा यूज करते हैं, इजी टू यूज है। और एक्सप्रेस में एक्चुअली ये कि कंट्रोल आपके हाथ में होता है। एक चीज होती है, दो चीजें होती हैं। जिस तरीके से मैं कहूँ एंगुलर, एंगुलर बहुत बड़ी एक अलग फ्रेमवर्क है रिएक्ट के मुकाबले। लेकिन एंगुलर की मैं बात करूं तो एंगुलर के अंदर आप कोड, एंगुलर जिस तरीके से कहता है आपको उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। उसने डिफाइन किया हुआ है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन रिएक्ट के अंदर आप गौर से देखिएगा, कंपोनेंट बनाने का तरीका अलग है, लेकिन हम सारी चीजें हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। सर्विसेज हम अपनी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना ली हमने, राउटिंग अपनी तरफ से कर ली, सारी चीजें हम कर सकते हैं। ऐसा होता है रिएक्ट के अंदर। यस सर, आई थिंक दिस इज लीडिंग। हाँ, तो उसमें फुल कंट्रोल आपके हाथ में है। आप अपना कोई मैकेनिज्म बना के पूरा चला सकते हैं कि आप अपना एक स्ट्रक्चर बना के आप कहो कि यार इसको फॉलो करो। एंगुलर स्ट्रक्चर लेके आया हुआ है, आपको फ्रेमवर्क दे रहा है और कहता है कि इसी को यूज करना है, इसके अलावा आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस भी बिल्कुल ओपन है, आप अपने कंट्रोल्स अपने हाथ में रख सकते हैं। जब बड़ी एप्लीकेशंस बनती है ना, तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है, ना कि आप ऐसी कोई चीजें यूज करें जिसकी वजह से
अभी आई थिंक, एक मिनट दीजिएगा, दिखाता हूँ आपको। इसमें थोड़ा काम करना पड़ता है और बहुत सी दूसरी लाइब्रेरीज हैं, IVM में बताता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सीक्वल यूज कर सकते हैं क्या इसके ऊपर? जैसे आप एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, ऐसे सीक्वल भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, कुछ कोड लिखने पड़ेंगे सीक्वल अगर इस्तेमाल करना है? सीक्वल यूज करने के लिए फिर उसकी एक लाइब्रेरी आती है, कनेक्टर्स कहते हैं उसको। कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से अगर मैं मंगूज यूज करूंगा तो मंगूज का ड्राइवर आता है या कनेक्टर कह लें, तो वो कनेक्ट करवाएगा आपको मंगो डीबी से। और उसी तरीके से माई सिक्वल के लिए आप सिक्वलाइज लोग यूज ज्यादा करते हैं, वो भी देख लीजिएगा अगर मूड हो तो सिक्वलाइज। ओके सर, थैंक यू। आजकल मार्केट के अंदर ये भी बहुत चल रहा है। सर एक next.js है, वो क्या चीज है? वो वो भी यही सर्वर चीज? साइड रेंडरिंग नहीं, वो वो भी यही सर्वर चीज साइड है? रेंडरिंग है। नहीं, वो सर्वर साइड रेंडरिंग है फॉर रिएक्ट। ठीक है, ये क्या करता है सर्वर साइड रेंडरिंग। अभी जो रेंडरिंग होती होती है, हम जो बिल्ड बना के चलते हैं वो क्लाइंट साइड सारा काम हो रहा होता है। ये सर्वर साइड है, इस पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक, मार्केट में अभी ये लीडिंग पोजीशन पे ये भी है, मतलब अभी एक्सप्रेस के साथ साथ लोग इसको नेस्ट को भी यूज कर रहे हैं। इसमें फायदा ये है, अगर आप ये यूज करते हैं तो नेस्ट के अंदर फायदा ये है कि ये डायरेक्ट APIs और बहुत सारे काम है ना, रैपिडली CLI की मदद से बना के पूरा दे देता है, तो ये एक अच्छी भी चीज है। लेकिन फिर बात वही है कि जब आप बड़ी एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं, जाइंट एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि क्या मैं नेस्ट यूज करूं या ना यूज करूं। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि इस तरह यूज करना है। कभी कभार आपके पास जब बड़ी एप्लीकेशन होती है तो सिनेरियोज ऐसे आते हैं कि फिर आप इसकी, ये जो कह रहा है इसकी तरह यूज नहीं करना, आपको किसी और तरह यूज करना पड़ता है। तो ये आगे की बात है, लेकिन नेस्ट बहुत ज्यादा यूज हो रही है। आप पढ़िएगा, बहुत ईजी और बहुत जल्दी से हो जाते हैं। APIs बहुत फास्ट बन जाती हैं इसमें। और एक चीज है वो रिएक्ट क्यूरी, वो कहाँ पे फिट इन होती है? वो रिएक्ट की क्यूरीज वगैरह के लिए है, वो भी थोड़ा सा फास्ट क्लाइंट साइड पे ही फिट इन होता है वैसे। वो उसके लिए थोड़ा सा है चीजें कि आपको पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें हो, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम फिर यूज करेंगे एक्सप्रेस को। ठीक है, एक्सप्रेस बस वही वाली बात है, अगर मैं नोट से काम करने जाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से मैं फौरन काम एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकता हूँ। और ये सर आपने इसकी जगह देखा, फैच API भी यूज होती है। सॉरी, इस एक्सप्रेस की जगह फैच API भी यूज होती है। फैच API हम बना तो सकते हैं। फैच API, हाँ होगा कुछ ऐसा। मैंने सर नहीं, फैच फैच API इसकी फैच PAC, नहीं फैच फैच था। API फैच ही था। यस सर, फैच API क्लाइंट साइड पे नहीं होती। FETCH सॉरी, ठीक लिखा आपने। ठीक लिखा है ना। तो ये फैच जो है वो तो एक टूल है, मतलब एक लाइब्रेरी है जो कि हम क्लाइंट साइड यूज करते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। मैं बताता हूँ, आता हूँ उस पर। तो ठीक है, ये लाइब्रेरी हमने यूज की, फ्रेमवर्क है, सॉरी एक्सप्रेस इज अ फ्रेमवर्क, सॉरी फ्रेमवर्क हमने यूज किया एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के अंदर हमने इसको कॉल करते हैं तो ऐप बन जाती है आपकी। अब ये ऐप को हम क्या कह रहे हैं, गेट। ये पोर्ट तो आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, ये 3000 है, यहाँ पे आपका जो दिल चाहे आप डाल सकते हैं। अब ये गेट, ये पूरी एप्लीकेशन बन गई एक्सप्रेस की ना। अब एप्लीकेशन के अंदर आप बता रहे कि जब भी एप्लीकेशन रन हो तो आपको क्या क्या करना है। आपने बताया कि एप्लीकेशन जब होगी और उसमें किसकी रिक्वेस्ट आएगी, क्लाइंट साइड स्लैश की। स्लैश का मतलब क्या है इसका, होम। हाँ डेफिनेटली, रूट कह लें, होम कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, यही से मिडलवेयर भी तो कह सकते हैं ना इस चीज को। अभी मिडलवेयर नहीं है ये, अभी मिडलवेयर के ऊपर मैं नहीं गया। ठीक है, मिडलवेयर इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। अभी छोड़ देते हैं। अभी हमने कहा कि भाई एप्लीकेशन बनाओ, एप्लीकेशन बन गई। अब एप्लीकेशन के अंदर मैंने सारी चीजें बता दी कि यार एप्लीकेशन के अंदर जब भी गेट की रिक्वेस्ट आई तो क्या करना है।
कॉल बैक, इसको पता है सबको, कॉल बैक कहते हैं। कॉल बैक के अंदर हमें दो चीजें मिलती हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? क्लाइंट जो जो क्लाइंट दे रहा है, क्लाइंट से सर्वर के ऊपर जो चीज आ रही है, ये चीज क्या है हमारे पास? रिक्वेस्ट। और सर्वर से जो जा रहा है क्लाइंट के पास, क्योंकि मैं बताता हूँ, सर्वर से जो जाएगा किसके पास? क्लाइंट के पास, वो क्या होगा? रिस्पॉन्स। थोड़ी देर के लिए ये समझ लें आप। अब ये दो चीजें हैं। क्या माइक म्यूट कर लें प्लीज? अच्छा, वही HTTP वाली हुई ना रिक्वेस्ट और हाँ हाँ, ये नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट की बात चल रही है अभी, ठीक है। तो अब क्या हुआ? क्लाइंट रिक्वेस्ट का मतलब क्या? ब्राउजर ने, यानी आपका ये ब्राउजर है, ब्राउजर ने हिट किया कौन सी पोर्ट पे? आपकी http:// लोकल होस्ट। अभी हमने कौन सी पोर्ट डिफाइन की हुई है? 3000। जब कोई भी क्लाइंट इस तरह रिक्वेस्ट करेगा तो ये रिक्वेस्ट आएगी कहाँ पे? इस वाले सर्वर के ऊपर। किसके ऊपर? इस ऐप के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे इसको लिसन करवा रहे हैं। अभी आता हूँ इस पर। इस ऐप पे आएगा, इस ऐप पे देखेगा कि क्या ये वाली कोई रिक्वेस्ट मैंने हैंडल की हुई है, क्या इसने रिक्वेस्ट ये वाली हैंडल की हुई है ब्राउजर से? अगर ये वाली रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे तो यस सर, ये रूट की है यस, या ये हो और या होम जो या ये हो, दोनों बात सेम है, ठीक है। क्लियर हो गया? मैं कह रहा हूँ कि यार ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी 3000 पोर्ट पे, लाइक दिस आ जाए, या लास्ट में स्लैश लगा हुआ हो। नहीं लगा हुआ तो भी सपोज करते हैं कि हमेशा स्लैश लगा हुआ होता है, ठीक है। तो कौन सी वाली हैंडल ये हमने की हुई स्लैश की रिक्वेस्ट को? सर हेलो वर्ल्ड रिटर्न हो रहा। हाँ, हेलो वर्ल्ड रिटर्न होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो रिस्पॉन्स हो रहा है इसका वो क्या है, टाइप क्या है? मींस टाइप मींस सर क्या? टेक्स्ट मतलब टाइप क्या है इसका? हाँ सर ये तो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा ना? स्ट्रिंग टेक्स्ट हुआ ना, एग्जैक्टली ऐसा ही है ना? सर जेसन में भी तो सही है। डॉट मैं आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। अभी इसका टैग है स्ट्रिंग, क्योंकि सिंपल सा स्ट्रिंग जा रहा है तो ये टेक्स्ट जा रहा है, सिंपल। अब ये नीचे वाला काम क्या किया हुआ मैंने? ये तो मैंने बता दिया कि यार जब ऐप की रिक्वेस्ट आए फ्लैश की तो ये वाला काम करना है, ठीक है। अब देखें रिक्वेस्ट आई हुई है, रिक्वेस्ट कोई काम नहीं किया हुआ अभी, देखिए जब ये हिट हो रिस्पॉन्स सेंड कर दो। क्या सेंड कर दो? ये। अब इससे क्या होगा मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अब ये देखें, ये नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या काम किया? ऐप को लिसन करो, यानी ऐप को रन करो थोड़ी देर के लिए। ये समझ लें, ऐप को रन करो कौन सी वाली पोर्ट के ऊपर? 3000। तब ये क्या करेगा? 3000 पोर्ट के ऊपर सब चीजों को लिसन कर रहा होगा। किस तरीके से? अभी हम करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ये है कहाँ पर? ये पहले देखिए मैं पाथ को फोल्डर ls सोर्स के अंदर बनाया था ना शायद हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, सोर्स के अंदर बनाया हुआ माय सर्वर के नाम उसको। से सर। हाँ, माय सर्वर के नाम से इसको मैं ले जाता हूँ रूट पर, सही है, थोड़ी देर के लिए पीछे ही। तो अब मेरे पास यहाँ पे आ जाना चाहिए माय सर्वर माय सर्वर माय सर्वर। आ गया, ठीक, बेहतरीन हो गया। चलें, अब हम इसको रन करने का आसान सा होता है सर्वर साइड। जिस तरीके से आप क्लाइंट साइड पे npm रन करके आप स्टार्ट वगैरह और ये सारी चीजें करते हैं, इसको सिंपल सा काम है। जब सर्वर होता है तो आपका पास कोई ना कोई सर्वर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सही है ना। कोई भी एक फाइल होगी जो स्टार्टिंग होगी। लेट से हमारे पास क्लाइंट साइड पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? सर index.js। यस, index.js हो गया या index.html हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे भी कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो हमारे पास, हमारे केस में अभी स्टार्टिंग पॉइंट का नाम क्या लिखा हुआ है हमने? myserver.js। माय सर्वर, यस। तो इसको रन करने का तरीका ये होता है, जब भी सर्वर साइड पे आपको कुछ रन करना हो तो आपको लिखना पड़ता है नोड एंड देन माय सर्वर डॉट जेएस।
ठीक है, लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने फाइल को सेव ही नहीं किया। क्यों? मुझे कैसे पता चला ये नहीं हुआ? सर वो सर्वर ऑन नहीं हुआ, वो नीचे लॉग ऑन हो जाते हैं उसके आमतौर पे। एग्जैक्टली वरना ये नेक्स्ट लाइन पे आता नहीं, ये होल्ड हो जाता। क्यों होल्ड हो जाता? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? लिसन। लिसन। अगर मैं लिसन नहीं लगाऊंगा तो ये होल्ड नहीं होगा। किस तरीके से मैं दिखाता हूँ, लाइक दिस। ये देखिए, ये हो क्या रहा है, ये क्या, माय सर्वर खाली क्यों है? ओ यस, माय बैड, माय बैड। सर हम तो बताएगा क्या हुआ? ये npm start या पैकेज मैनेजर नहीं, नहीं, start नहीं, गलत करते हैं। वो गलत कर डायरेक्टरी में सकते हैं, वो घुस रहे कर। हैं हम। नहीं नहीं, असल में मैंने फाइल सेव नहीं की थी और उससे पहले मैंने कॉपी करके बैक कर दिया था, याद है? तो जब ये वाली यस फाइल सर, बनी थी तब ये एम्प्टी फाइल empty पीछे चली गई थी। तो अब मैंने इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं हाँ, अब ये देखें, ये बता रहा है, क्या बता रहा है? नोड सर्वर और माई एग्जाम्पल लिस्टिंग चल रहा है टर्मिनल 3000 क्लियर पोर्ट पर। करके अब ऊपर क्या होगा कीजिएगा, नजर देखते हैं। नहीं आ रहा सर कुछ। ये टर्मिनल, यस सर, थैंक यू सर। मैं वापस, ठीक है, मैंने लिखा नोड माई सर्वर। आप फाइल का नाम कुछ भी बता सकते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए मैंने अपना ये बताया हुआ है। सॉरी। तो ये देखें, ये चल गया। अब ये क्या कह रहा है? ये तो इसमें आप कुछ भी टैक्स लिख सकते हैं। ये वाला टैक्स कहाँ से आ रहा है? ये रहा एग्जाम्पल, क्योंकि कॉल बैक है ना, जब सर्वर चल जाएगा तो ये कॉल बैक चलेगा। कॉल बैक के बाद फिर हमने ये वाला मैसेज प्रिंट करवाया। ठीक है, अब देखते हैं, मैं इसको एंटर करता हूँ। कॉपी किया मैंने, ब्राउजर पे चलते हैं अपने, ब्राउजर पे पेस्ट किया और एंटर किया। क्या आ गया? जो जैसे सर सेंड किया था जो सेंड रिस्पॉन्स। किया था ना, जबरदस्त जबरदस्त। अब इसको हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ रनिंग माई एक्सप्रेस सर्वर। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, नहीं हो रहा। क्यों? सर ये दोबारा नोड का सर्वर चलाना दोबारा तो पड़ेगा। रीस्टार्ट कीजिए। एग्जैक्टली क्योंकि उसने लिसन कर लिया जो पहले चीज थी, अब वो लिसन किए जा रहा है। अब जब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? टर्मिनेट करके दोबारा से वापस से रन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। पड़ेगा। यस। सर अब नोड जब मैं मोन दोबारा कर लेना, स्टार्ट, नोड मोन। नोट मोन कर आते ले हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबको पहले बताऊं तो सही ये प्रॉब्लम क्या चल रही है। अब हम देखते हैं, सर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, अब ये आपके अपडेटेड आ गया। अब प्रॉब्लम ये वही वाला है, अगर आप सोचें थोड़ी देर के लिए रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट में आप कुछ चेंज करते हैं तो क्या होता है? डेवलपमेंट सर्वर आपका दोबारा से रीरन होता है और पोर्ट फिर रीलोड आपके हो पास जाता है ब्राउजर के सर। ऊपर, हाँ, और ब्राउजर के ऊपर आपको चीजें रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है। सही है? एग्जैक्टली सर। यस। यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे प्रॉब्लम अभी ये है कि जब मैं इस कोड में चेंज करता हूँ तो उसको पता नहीं चलता कि ये चेंज हुआ है। इसके लिए फिर हमारे पास एक यूटिलिटी है, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है नोडमोन। नोडमोन क्या करता है? नोडमोन फिर उस फाइल को देख रहा होता है, मेरे पास सिस्टम में नोडमोन इंस्टॉल है या नहीं है। नहीं है। सर ये बताइएगा, जो अपने ऐप डॉट लिसन लिखा हुआ है पोर्ट वाला सिलसिला, काइंडली हाँ सर्वर हाँ हाँ खोलिएगा। सर हाँ। अगर हम ये ना लिखें तो हमारा सर्वर चलेगा तो सर? क्या होगा? नहीं चलेगा। ये देखिए क्या सर होगा बट इससे। वाई सर? ये खत्म, इसको पता ही नहीं है ना कि आपको लेसन करना है। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल की तरह चला, खत्म हो गया। सर तो सर बेसिकली हमारा लेसन का मतलब क्या है? इसने रोक के रखा, सर इसने। अब ये हमारा एक मिनट, पूरा एक्ट नहीं पड़ा हुआ है ना। इस तरह है ना सॉरी, कि लिसन एक फंक्शन है जो पोर्ट सेट करता है। एग्जैक्टली लिसन का मतलब है अब ये सर्वर हर चीज को लिसन कर रहा है। रन का मतलब क्या है? ये मैंने रन कर दिया, ये मैंने फाइल रन कर दी, नोड रन। तो इससे क्या किया? यहाँ से लेके यहाँ तक रन कर दिया। कोई मसला था? कोई मसला नहीं था। अब यहाँ तक तो वो आया ही नहीं कि वो लिसन के लिए रुके। वो रुकेगा और लिसन करेगा, फिर जाके आपके पास रिक्वेस्ट आएंगी ना। तो ये करना जरूरी है। अब ये देखें, जब मैं ये करता हूँ तो आपके पास टर्मिनल रुक जाता है, क्योंकि वो अब लिस्टिंग मोड में चले गया है। कौन से पोर्ट के ऊपर लिस्टिंग मोड में गया हुआ है? 3000 के ऊपर। अब इसके ऊपर जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी ये उसको एंटरटेन कर रहा होगा। ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू सर। चलें, अभी ये देखा हमने, ये देखा, गुड हो गया। आई थिंक इट्स गुड इनफ। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करके देख लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ HTML और यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ H1 rendering HTML।
इसके लिए बंद करना है, रीस्टार्ट करना है। अब कौन सी वाली पोर्ट पे हेड करूं मैं, कौन से वाले राउट पे हेड करूं? HTML/HTML। ठीक है, 3000/HTML। तो क्या ये सर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपने एक पेज बना दिया जो कि सर्वर से रेंडर हो रहा है, यहाँ पे आप यस CSS सर। लगा दें, सब कुछ कर लें? सर Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या ये ये था कि पॉसिबल है? ये जो आपने भी मिनट, लिखा हुआ है सर्वर, हम्म, ये बेसिक सर्वर ये मतलब अगर हम कहें कि बेसिक, अगर हमने एक बिल्कुल छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है, उसका हम एक छोटा सा हिस्सा फ्रंट एंड पे लिख लेते हैं और ये चीज बैक एंड के सर्वर पे लिखे, तो हम कह सकते हैं कि एंड टू एंड एप्लीकेशन है ये। हाँ बिल्कुल एंड टू एंड ही है। ठीक हो गया। ये देखें, अब आप यहाँ पे इमेजेस लगा दें, सारे काम कर दें, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी इमेजेस लगाने के लिए और कुछ चीजें करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, लेकिन सारा काम हो जाएगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि जब याहू का पेज ओपन होता है तो ठक करके आपके सामने ओपन हो जाता है। वो क्यों ओपन हो जाता है? क्योंकि वो सर्वर साइड रेंडरिंग पे चल रहा है। और अगर मैं रिएक्ट की बात करता हूँ तो रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट अगर थोड़ी देर के लिए कॉन्सेप्चुअल सोचें तो होता क्या है, सर्वर साइड से जब रेंडर होता है ना तो इसमें पूरी HTML आती है, वो पूरी HTML कहाँ पे आज चल जाती है? आपके ब्राउजर में। ऐसे ही हो रहा है ना अभी? यस सर। ठीक है। अब क्लाइंट साइड पे जब एप्लीकेशन होती है तो उसमें क्या होता है, कभी सोचा आपने? सर वो क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट। एप्लीकेशन जब आपने रिएक्ट की बनाई होती है, हाँ, जब वो जावास्क्रिप्ट को रन करने जाता है तो वो देखता है रिएक्ट का कोड है, तो फिर वो रिएक्ट की तरफ जाता है। रिएक्ट की लाइब्रेरी में सारी चीजें घूम फिर के आती हैं, फिर वो एक HTML बना के आपको शो करता है। वो काम बहुत फास्ट हो रहा होता है, लेकिन ये एक साइकिल है। तो अगर हम सर्वर साइड रेंडरिंग की बात करें और क्लाइंट साइड रेंडरिंग की बात करें तो ये एक चीज है डिफरेंस। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या है, एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, जबकि सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है, सर्वर से HTML आई और वो डायरेक्ट प्रिंट हो गई लाइक दिस। समझ में आई? सर हम इसीलिए उसको जी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट तो कि उसकी मदद से हम बहुत एप्लीकेशन बहुत फास्ट लोड करवा सकते हैं क्लाइंट साइड के ऊपर, क्योंकि वो सारी चीजें सर्वर से आती है और सर्वर से डायरेक्ट HTML आके ब्राउजर के अंदर हो जाती है, उसको कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। जबकि हम रिएक्ट की एप्लीकेशन को अगर क्लाइंट साइड पर डालते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग होती है एक। ठीक समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी चीजें, ये एक थोड़ी सा एडवांस लेवल का टॉपिक है, लेकिन कुछ है चीजें, मिली सेकंड सर से भी लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। तो ये आगे के सर लिए बहुत प्रोसेसिंग की जगह अब हमें नेटवर्क की स्पीड ज्यादा नहीं चाहिए होगी, क्योंकि अगर HTML आएगी तो वो ज्यादा आएगी, क्या आप लेकिन सबको रिएक्ट। बोलेंगे, क्या आप सबको बोलेंगे कि नेटवर्क की स्पीड ज्यादा नहीं? इसमें नेटवर्क की स्पीड ज्यादा नहीं है, एक तो जरूरत से लोड होगा और फौरन लोड हो जाएगा, इसमें मसला नहीं होगा। चले, अब हमने देखा यहाँ से हमने टेक्स्ट भी भेज दिया, हमने HTML भी भेज दिया, अब हम क्या भेज के देख लेते हैं। ये था इमेज हमारा भेज दीजिए। HTML। नहीं, अब हम भेजेंगे जेसन, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, टू बार, उसको हम कहते हैं /JSON। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप अपने कोई भी राउट बना सकते हैं, लेकिन अभी हम सारे राउट कौन से बना रहे हैं, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? गेट सेंड। गेट, ठीक है। अभी हमने सारे मेथड यूज नहीं किए, कौन कौन से? पोस्ट, पुट और डिलीट। सर अब इस हम कहते ऑब्जेक्ट हैं सिंगिफाई करना पड़ेगा ना? नहीं, ये देखें, स्ट्रिंगिफाई कब करना पड़ेगा आपको? जब आप स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे लाइक दिस। अब अगर मुझे ये वाला काम करना है तो इसको भी करके देख लेते हैं स्ट्रिंगिफाई के साथ भी। जेसन भेज दिया, अब इसको मैं कहता हूँ स्ट्रिंगिफाई। थोड़ी देर के लिए अब ये मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से एक्चुअल में? जेसन, बट वो टेक्स्ट। कन्वर्ट होगा जाके सर उसमें स्ट्रिंग फॉर्म में। एग्जैक्टली। अब यहाँ से मैं क्या स्पेसिफिक, टू बी स्पेसिफिक रिटर्न करवा रहा हूँ? जेसन। लेट्स सी,
ये देखिए जेसन आपके पास बिल्कुल जेसन के तरीके से आ गई, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई शो करूंगा तो ये मेरे पास एक टूल मौजूद है जिसकी मदद से ये मुझे दिखा रहा है, लेकिन ये एज अ क्या आया हुआ है मेरे पास, स्ट्रिंग। ठीक है, ये ब्राउजर की मदद से वो काम करके दे रहा है, लेकिन ये यहाँ से स्ट्रिंग ही निकला है। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये देखिए, ये कंट्रोल आपके हाथ में है। आप लोग पूछते थे कि सर एपीआईज बनती हैं किस तरीके से, ये देखिए आप कुछ भी बना सकते हैं आपकी मर्जी से। यहाँ पे आप जितना और नीचे जाना चाहें, तो ये सारे राउट्स आपके हाथ में होता है सर्वर साइड के ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ। कोई चीज जो समझ में ना आई हो, अब यहाँ पे अभी डेफिनेटली मैंने पोस्ट नहीं बनाया। सर एक दो चीजें क्लियर कर दीजिए सर। पोस्ट, देखें, हाँ बोले माय पोस्ट। मैं सर कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हमने कोई भी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनाई रिएक्ट पे, ठीक हो गया सर, उसके बाद सर जब हमने उसका सर्वर लिखने बैठे तो हमने सर ये चीजें लिखी। अब सर सर्वर वो रिटर्न कर रहा है जो सर्वर के पास मौजूद है, वही रिटर्न करेगा ना सर। अगर हमें कुछ चीज डेटाबेस से मंगवानी हो तो वो सर्वर मंगवा के देगा कि वो हमें अलग से कुछ चीज लगानी पड़ेगी सर्वर जो मंगवा के डायरेक्ट देगा ना डेफिनेट। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। अब देखें यहीं यहीं पे, अब यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ वार यूजर्स। अब समझ ले ये वाले जो यूजर्स हैं ये कहाँ पे सेव हुए हैं? डेटाबेस में एसक्यूएल में सर्वर मोंगोडीबी में। डेटाबेस में हुए हैं, ठीक है, यस कहीं सर। पे भी आप सेव कर लें। तो डेफिनेटली ये तो सर्वर का काम है। अब वो आप कहीं से भी दे, अब मैं ये इन मेमोरी कर रहा हूँ, ये इन मेमोरी की जगह ये फ्रॉम डेटाबेस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं ये यूजर्स लूंगा और जेसन के ऊपर बल्कि एक नया राउट बनाते हैं जिसमें मैं कह देता हूँ गेट ऑल यूजर्स, और ऑल यूजर्स के अंदर मैं क्या भेज दूंगा यहाँ से, जेसन, और जेसन के अंदर मैं सिर्फ पास कर दूंगा यूजर्स। पॉसिबल है? यस सर, पॉसिबल है ये। तो ये अभी मैं दे रहा हूँ इन मेमोरी से। आप जब आप आगे जाएंगे तो ये कहाँ से देंगे? डेटाबेस से। डेटाबेस से डेफिनेटली। अभी क्या हुआ भाई, सॉरी, नहीं, ये किसके रिक्वेस्ट है? देखें ये नहीं चला, क्यों नहीं चला? पोस्ट की रिक्वेस्ट है क्योंकि सर, ये मैं पोस्ट गेट करना था। की रिक्वेस्ट है, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ गेट करने के लिए, तो ये कह रहा है कि भाई हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर मैं इसको कर दूं गेट तो ये चल जाएगा। क्या एक ही नाम की रिक्वेस्ट गेट पोस्ट पुट डिलीट में हो सकती है? एक ही यस सर, नाम की रिक्वेस्ट से मतलब कि एक ही यूआरएल एंड गेट, पॉइंट। यस यस, गेट पोस्ट, गेट, गेट और गेट, ठीक है। इसको हम कर देते हैं पोस्ट, इसको हम कर देते हैं, ये ब्लॉक कह देते हैं ना, पोस्ट से ये ब्लॉक, पोस्ट ब्लॉक, डिलीट ब्लॉक और पुट ब्लॉक। क्या पॉसिबल है? यस सर। यस सर। पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये गेट की रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है, ये डिलीट की रिक्वेस्ट है और ये पुट की रिक्वेस्ट है। सिर्फ आपको मेथड चेंज करना है एपीआई का एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है एक्चुअली। अगर आप देखें ना, ये आपका एंड पॉइंट है, आप बता रहे हो एंड पॉइंट ये आप गेट का एंड पॉइंट है, ये पोस्ट का एंड पॉइंट है, ये डिलीट का है और ये put। तो पॉसिबल है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे मेथड। हाँ, अब क्या होगा अगर मैं इसी की बात करूँ, ये ऑल यूजर्स हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे, और मैं ऑल यूजर्स पे आके यहाँ पे कर दूं सेंड डुप्लीकेट ऑल यूजर्स, क्या सेंड? अब देखें, अब यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे ये है कि आपने दोनों गेट की रिक्वेस्ट की हुई है और दोनों के यूआरएल भी सेम है। यहाँ पे तो ये है कि मेथड्स ही सबके डिफरेंट है, तो मसला नहीं है। यहाँ पे मेथड भी सेम है, एंड पॉइंट भी सेम है। अब क्या होगा? जी हेलो, आवाज आ रही है? हेलो,
यस जी सर, सर, आ रही है। हेलो, जी सर। आ रही है। गुड गुड। हाँ, अब बताएं क्या होगा। सर रिपीट कर दें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ब्लॉग है इसके अंदर तो मेथड्स डिफरेंट है, तो मुझे समझ में आता है कि सारे मेथड्स डिफरेंट है तो कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ पे तो मेथड भी सेम है और एंड पॉइंट भी सेम है। सर जो पहले होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलें देखते हैं। ऑल यूजर्स, ठीक है। यस सर, जो यूजर्स पहले है आ वो गए। एग्जीक्यूट हो, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ कोई बताएगा। फिर वहां से वो रिटर्न हो चुका था, वो नेक्स्ट तक पहुंचा ही नहीं। एग्जैक्ट, क्योंकि यस देखें सर। ये ऐप लिसन कर रहा है ना, ऐप लिसन करने जा रहा है, उसने देखा कि स्लैश ऑल यूजर्स इसको पहले मिला, तो ये यहाँ से ही रिटर्न हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जितनी दफा ये आ रहा है ऑल यूजर पे ही आ रहा है ना, सबसे पहले ये यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद फिर नीचे जाएगा, लेकिन ये इसको नीचे ही नहीं जाने देगा। तो इसका मतलब अगर आपने कोई एंड में ऐसी कोई चीज की हुई है तो ये यूजलेस है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसने यहीं से हमेशा रिटर्न बैक कर देना आपको। कोड चला, उसने देखा ऑल यूजर्स, ठीक है, यहाँ से उसने भेज दिया, अब ये नीचे कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का छोटा छोटा ख्याल रखना। ओके, और कुछ ऐसी चीजें मुझे समझ में आए जो मैं आपको बताऊं, ठीक है, आई थिंक गुड इनफ है अभी के लिए। सर यहाँ पे हमारा शॉर्ट अभी के सर्किट लिए काम रिक्वेस्ट को देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट काम आ सकता है, एंड एंड लगा के वो भी नहीं 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 नहीं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट्स नहीं चलते, मतलब कोड के अंदर आप यूज कर सकती हैं, लेकिन ये जब आप एंड पॉइंट्स बनाते हैं तब नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक ही काम आपको दो तीन पे करना हो तो उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं, वो फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे कुछ और चीज बताने जा रहा हूँ, हम देखते हैं कंसोल करवाते हैं किसको, रिक्वेस्ट को, थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको पता चले कि रिक्वेस्ट में क्या था। अब ये वाला कंसोल कहाँ नजर आएगा आपको, ब्राउजर में। नो सर, कंसोल पे। कौन सा कंसोल। ये अपना जहाँ पे सॉरी, ब्राउजर का कंसोल टर्मिनल में में। भी होगा और नहीं नहीं, ब्राउजर के कंसोल में नहीं होगा, वो यही समझाना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा सा हमारे साथ ट्रिकी पार्ट हो जाता है। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, पहले मैं ये देख लूँ, माई पोस्ट, सर और ये पोस्ट वीएस गलत जगह कोड पे पे लगा दिया, कंसोल। मैं इसको लगाता हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको। ये जरा जो कमेंट्स है वो थोड़ा गलत हो गए, आप छोड़ दीजिएगा इसको, हम आते हैं इधर थोड़ी देर। अब हम जब हम सर्वर साइड की बात करते हैं ना, सर्वर साइड पे जो कंसोल्स होंगे वो जहाँ पे आपने सर्वर रन किया होगा, लाइक जैसे हमने कंसोल यहाँ पे रन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको कंसोल शो होंगे, और ब्राउजर के कंसोल आपको ब्राउजर में शो होंगे, ठीक। अब करके देखते हैं। अभी हम खड़े हुए हैं जेसन के ऊपर, ठीक है। जेसन क्यों एरर दे रहा है। सर क्योंकि जेसन का वो राउट नहीं है, वो आगे आईडी भी मांगता है। डाउट ही नहीं है, एग्जैक्टली हमने इसको बताया हुआ है कि यहाँ पे कोई एक आईडी आएगी, लेट्स से आईडी दे जेसन एबीसी। अब देखिए ये चल गया, ये भी चल गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ कंसोल हुआ, ये जबरदस्त कंसोल हो गया, ये देखें पूरी रिक्वेस्ट आई हुई है। यस सर। सर ये जरा काइंडली आईडी वाला दोबारा समझाइएगा कॉन्सेप्ट, ये मैं मैसअप बता, हो गया सारा कुछ। मैसेज हो गया आईडी से, अभी सही कर देते हैं मैसेज को, सिर्फ एक मिनट दीजिए। ये देखिए ये रिक्वेस्ट आई हुई है अभी, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आई है, ये पूरी रिक्वेस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। सर ये सारा काम मतलब ये ऑब्जेक्ट कौन बना के, ये किस तरह आ रहा है। ये नोट की नोट से आ रहा है ना सारा काम। जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है तो ये पूरा नोट का सर्वर हेड हुआ, और फिर क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आई है वो सारी चीजें इसमें, इवन कि आपको क्लाइंट की आईपी भी मिल जाती है, ब्राउजर भी मिल जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें से इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये रहा हेडर्स, जो हम आपको पता है हेडर्स हम भेजते हैं क्लाइंट से, आप हेडर्स के अंदर बैरियर टोकन भेजते ऑथराइजेशन। हैं। यस, तो ये देखें ये यहाँ से पिक करता है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स करूंगा
तो यहाँ से आपको बैरियर टोकन और जो आपने चीजें भेजी होंगी वो सारा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें पोस्ट, ये सारी चीजें आ रही हैं, देखें कौन सा Yes, ब्राउजर sir. यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत रिक्वेस्ट के अंदर से आप बहुत चीजें गेट कर सकते हैं। ये देखें कौन सा मेथड आ रहा है, आप मेथड जानना चाहते हैं, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, और आपका ये जो लिसन कर रहा होता है वो गेट देखें यूआरएल पे कर रहा होता है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल पे देखते हैं कि स्लैश जेसन स्लैश आईडी, मतलब सही है, एबीसी की रिक्वेस्ट आई है तो उसको पता है कि यहाँ पे आना है। ठीक है, अच्छा जी, मैं जो देखना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। ठीक है, क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ, 2 मिनट दें बस, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। पैरम्स एक होता है पैरम्स, और दूसरा क्या होता है Body. नहीं, अभी हम ये दो चीजें, ठीक है, अब मैं इसको कह देता हूँ पैरम्स। अब ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी जो हम हमेशा क्लाइंट साइड से भेजते थे कभी। ये क्या चीज है, पहले तो ये बताएं, ये कॉलन के साथ मैंने ये आईडी क्या लिखा हुआ है? यस अब ये सर, यही सवाल है बताएं आपको ये सबसे। क्या है, ये हम पूछना हाँ चाह हाँ, रहे हैं आपसे। किसी सर को ये पता है? यूआरएल में आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे ना, स्लैश के बाद जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे रिसीव होगे। एग्जैक्टली कभी आपने देखा है, आप लोग जब हम दाज या आपने देखी होगी तो उनका एक यूआरएल बना होता है प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट की आईडी होती है उनकी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। अभी ये आईडी कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड ब्ला 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 ब्ला, सही है। अब मुझे बताएं क्या ऐसे यूआरएल एंड पॉइंट्स नजर आते हैं आपको, कभी देखे हैं आपने? यस सर, अक्सर देखेंगे। देखे है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट में जब हम मैं कहता हूँ प्रोडक्ट एप्पल, तो वो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो वो यूआरएल में लिखा हो जाता है प्रोडक्ट और उसकी आईडी, और फिर एप्पल की पूरी डिटेल्स आ जाती हैं, ऐसा होता है। और ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ये करते हैं, यूजर्स बनाए हुए, ये रहे यूजर्स, आईडी 1, तो मैं यहाँ पे एक और यूआरएल बना देता हूँ, ऐप डॉट गेट से लिखना मुश्किल है, यूजर यूजर्स करूंगा तो क्या होंगे, जेसन, चल भाई यूजर्स, और यूजर करूंगा तो क्या होगा, कॉलन आईडी। अब आपको पता है कि ये आईडी यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, ये चीज, ये पैरामीटर क्या है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है। डॉट पैरम्स, पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी सेट कर। अब देखिए ये पूरा सही प्रॉपर सिनेरियो बना के दिखा रहा हूँ। ये यूजर्स की जगह यहाँ पे क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स, पॉसिबल है। यस सर। ठीक है, आप जब दराज पे आते हैं तो आप जब पहले पेज पे जाते हैं तो आपके पास सारे प्रोडक्ट्स समहाउ नजर आ रहे होते हैं, भले वो थोड़े थोड़े नजर आ रहे थे, 3 3 4 4 फीचर्स है, लेकिन समहाउ ऐसा ही होता है ना कि और लेस सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो ये समझ लें आपके ऑल यूजर्स आ गए, और जब मैं उस यूजर पे क्लिक करूं तो टू बी स्पेसिफिक उसकी डिटेल आ जाए, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, हम वही करने जा रहे हैं अभी। करने को तो मैं यहाँ पे HTML रिटर्न करवा के क्लिक भी करवा सकता हूँ, लेकिन अभी छोड़ देते हैं, अभी हम थोड़ा सा सर्वर साइड को देखें, तो सर्वर साइड पे ही रहते हैं। चलें मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा जी, हाँ सही है, माय बैड, ये मैंने कमिट नहीं किया था। चले जी, अब हमने बनाया है एक यूजर्स, यूजर्स का मतलब सारे यूजर्स लेके आओ, वो सारे यूजर्स लेके आ गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई यूजर लेके आओ, कौन सा, टू बी वेरी स्पेसिफिक टू। अभी तो सारे लेके आए, क्यों, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न करवाया हुआ है,
सब रिटर्न करवाया है मैंने, ठीक है। अब हमें पता है कि मैंने आईडी मांगी है, तो आईडी में जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी आईडी होगी ना, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई यूजर रिटर्न करो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, और रिक्वेस्ट डॉट पैरम के अंदर से मुझे मिलेगा उसकी आईडी, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? सर ये पैराम्स क्या है? पैरम्स पैरामीटर। बताओ, एक मिनट। कहाँ से आया पैरामीटर्स आप जो पास कर रहे हैं, अभी दिखा देता हूँ कहाँ से आया। ये यहाँ से आया, ये देखो, ये हमने पास किया हुआ यूजर डैश स्लैश 2। ठीक हो गया सर। इसका जो फिर यूआरएल को- बनेगा, इसका जो नहीं, यूजर कोड में किधर- यूआरएल बनेगा, यूजर्स बना, मैं बता रहा हूँ एक मिनट। और इसका जो यूआरएल बनेगा वो क्या बनेगा? यूजर स्लैश आईडी। जो भी आप आईडी देंगे यहाँ पे 2। ये डायनेमिक है, इसका मतलब डायनेमिक हो गया, ठीक है। और इसको सर स्टैटिक भी कर सकते हैं, फिक्स भी कर स्टैटिक सकते करोगे हैं। तो आप स्टैटिक करोगे तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके 1000 यूजर्स हैं तो आप क्या 1000 स्टैटिक बनाओगे? ओके, ठीक ठीक ठीक, मेक सेंस? सही सही। आपने पैरम को जो है वो नंबर में क्यों रखा था अभी पैरम? बता देता हूँ आपको क्यों रखा था। क्योंकि जब मेरे पास एरे मौजूद होगी, ठीक है, ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है नंबर के अंदर, तो ये अच्छी चीज है। अगर ये स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट नहीं करता तो मुझे क्या करवाना पड़ता? उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता। तो ये इस तरीके से। अब ये क्या होगा जरा मुझे बताएं जल्दी से। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो क्या होगा? 1 इंडेक्स वाला आ जाएगा। हाँ, और असल में इंडेक्स वाला सीन है ना, यहाँ पे मसला ये है कि मैंने लिखा हुआ है, इसको कर देते हैं 0, इसको कर देते हैं 1, और एक और बना देते हैं 2, वरना तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। इसको बना देते हैं 2। लेट्स सी नाउ। अब देखें, अब ये डायनेमिक हो गया। कैसे डायनेमिक हुआ जरा गौर से देखिएगा। यूआरएल मैंने एक ही बनाया हुआ है, यूजर स्लैश आईडी, ठीक है। अब ये देखें, मैं एंटर करता हूँ तो ये 2 की डिटेल लेके आ गया। मैं एंटर 1 करता हूँ, ये 1 की डिटेल लेके आ गया। मैं एंटर 0 करूंगा तो ये किसकी डिटेल लेके आएगा? तो ये इसी तरीके से देखिए, ये प्रोडक्ट्स बने हुए होते हैं। तो अब ये सोचें आपके पास यूजर्स की जगह प्रोडक्ट हैं या प्रोडक्ट की जगह यूजर्स हैं, तो आपको स्पेसिफिक टू बी स्पेसिफिक एक यूजर का डेटा चाहिए। तो क्या ये इस तरीके से गेट कर सकता है? आप कह रहे थे मैं स्टैटिक सारे बनाऊं, तो आप मुझे ये बताएं, अगर मैं 1000 यूजर्स होते मेरे पास तो मैं क्या करता उसके लिए? या 1000 यूआरएल्स बनाता, एंड पॉइंट्स बनाता, 1 यही 2 करना 3। पड़ता। तो ये डायनेमिक होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट या थर्ड आर्ग्यूमेंट या इस तरीके से हम आगे जो आर्ग्यूमेंट पास करते जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पैरम्स। क्या कहते हैं? पैराम्स। पैरम्स, ठीक है। और एक चीज हमने देखी थी, इसी के अंदर मैं यूज कर लेता हूँ, सिर्फ कंसोल में दिखा देता हूँ। क्यूरी। क्यूरी क्या होता है, कोई किसी को पता है? अभी दिखाता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा, आपको भी याद आ जाएगा कि क्यूरी ये हमने यूज किया हुआ है HTML के अंदर। सर वो देखिए जो अभी तो आपके पास क्वेश्चन यस मार्क। यस यस, जबरदस्त। अब मैं कहता हूँ नेम इक्वल्स टू यूसुफ। ये देखें, नेम यूसुफ, ये क्यूरी स्ट्रिंग हो गई। आज समझ में? अब आप सर बताएं दोबारा कीजिएगा, ये क्या किया आपने काइंडली ब्राउजर पे जाके। मैं दिखा दूँ, मैं बल्कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं क्या देता हूँ, सिंपल सा क्यूरी स्ट्रिंग। और रिक्वेस्ट के अंदर है ना, जो चीज मैं ब्राउजर में दे रहा हूँ वही मैं इसको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, सिंपल सा। अब देखिएगा क्या होता है। क्यूरी स्ट्रिंग स्लैश सॉरी क्वेश्चन मार्क। इसका यूआरएल कुछ इस तरीके से बनेगा, ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसका यूआरएल आपको बन किस तरह है, नेम यूसुफ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा के क्या देता हूँ, क्लास जैम स्टैक
इसके बाद एंड ऑपरेटर लगा के कह देता हूँ स्टूडेंट्स 300। ठीक है, अब देखिएगा ब्राउजर पे क्या होगा। क्या यही तो मैंने पास की थी इसको? सर एग्जैक्टली सर यही प्रॉब्लम मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि देखिए बाकी दो चीज़ तो चीजें मैं समझ गया आपकी बात। दो चीजें यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। जब भी मैं ये चीज भी इधर लेके आऊँ, मैं समझ गया था आपको प्रॉब्लम क्या है। दो चीजें, एक क्यूरी स्ट्रिंग्स है और एक पैरामीटर्स है। क्यूरी पैरामीटर्स अलग होते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग्स अलग होती हैं। क्यूरी स्ट्रिंग्स समझ लें, क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी चीजें स्टार्ट हो रही है लाइक एंड करके हम जो सेपरेट करते हैं इसको, ये क्यूरी स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो ये क्यूरी स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ मैं। यानी अगर कोई एपीआई के अंदर एंड पॉइंट के अंदर कोई डेटा अगर आप क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू भेजेंगे तो लाइक दिस, आपने यहाँ पे ज्यादातर क्यूरी स्ट्रिंग्स में देखा होगा पेज नंबर आ रहा होता है और इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीजें आप सर्वर पे भेज रहे होते हैं कि आप भाई आप इस पेज नंबर पे हैं, व्हाटएवर जो भी चीज है। तो लाइक दिस, अभी जिस तरीके से मैंने सर्वर पे भेजा क्यूरी स्ट्रिंग की मदद से, मैंने नेम, क्लास और अपना स्टूडेंट्स भेजे। जी हमारे साथ कभी ये होता है कि अगर पीडीएफ में कोई चीज ना हो ना, ईपब में है जैसे, और हम उसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क के बाद ही लिखा होगा, हम उसको हटा देंगे तो वो डाउनलोड हो जाती है। ये किस तरह? ये तो अलग अलग सर्वर्स की अलग अलग चीजें है ना। ठीक है, तो मैं भी आपको सिर्फ क्लियर करना चाह रहा हूँ, दो चीजें होती हैं। एक क्यूरी पैरम, पैरम का मतलब क्या होता है, आपका एंड पॉइंट पूरा बन रहा होता है स्लैश पैरम्स। ठीक है, और क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यूज। अब आप इसको कुछ भी यूज कर सकते हैं। सर ठीक है, एक और चीज क्लियर कर दीजिए। लेकिन सर पे गेट कहाँ होती है? जी सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब हमने जो वेरिएबल में बनाए हुए थे 1 2 3 एरे बनाई हुई थी, ऑब्जेक्ट आ रहा था हमारे पास, तो वो जब हमारे पास भेज रहा था तो वो यूआरएल क्रिएट कर रहा था आईडी का। लेकिन सर इसमें सर आपने लिखा है ऊपर यूआरएल और हमने इधर डिस्प्ले करा दिया, ये क्या हो रहा है, ये नहीं समझ आ रहा। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा कि जो मैं क्यूरी स्ट्रिंग में भेज रहा हूँ ना वही डिस्प्ले कर दो, ऐसे ही दिखाने के सर लिए। यानी आप क्यूरी इससे कोई भी यूज कर सकते हैं। क्यूरी का मतलब हम सर्वर को भेज रहे हैं, सर्वर से डाटा आ नहीं रहा, यही है ना इसका मतलब? हाँ, हम क्लाइंट से डेटा भेज रहे हैं सर्वर पे। अभी जो आप हेड करते हो यहाँ से ब्राउजर से, तो वो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि आप क्लाइंट से हेड कर रहे हो सर्वर के ऊपर। तो ये आपको देखो मिल भी किस में रहा है, आप जरा गौर से देखें इसको, रिक्वेस्ट के अंदर मिल रहा है। और हमने ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो क्लाइंट से सर्वर पे मैं हेड करता हूँ वो क्या होता है, रिक्वेस्ट। क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट। ठीक है, क्लाइंट से जब मैं सर्वर पे हेड कर रहा हूँ तो वो क्या जा रही है उसकी, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। और सर्वर से जब क्लाइंट पे आ रहा है वो क्या जा रहा है उसका, रिस्पॉन्स सर। रिस्पॉन्स। तो ये वही देखे ना, मुझे देखें ये किसमें मिला, क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग का मतलब क्या है, क्लाइंट से सर्वर पे कोई चीज आई है। क्या चीज आई है? ठीक हो गया। ये चीज आई है, व्हाटएवर जो भी आपने भेजी अभी थोड़ी देर के लिए। और पैरेंट्स की बात तो यही था, हम ये कहाँ से गेट कर रहे हैं सर? ये हम क्लाइंट से गेट कर रहे हैं ना? हाँ, तो सर्वर इसको गेट कर रहा है ना, समझ में आई? अब ये क्लियर होना चाहिए कि क्यूरी स्ट्रिंग का मतलब क्या है, दिस थिंग इज अ क्यूरी स्ट्रिंग। और पैरामीटर्स क्या है, ये पैरामीटर है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं /abc, क्या ये चलेगा? नहीं सर, चलेगा सर, नहीं लेकिन चलेगा। डिफाइन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली पहले हम डायरेक्ट आईडी लिख के एंटर कर देते थे, अब हमें आईडी लिखने के बाद क्या एक पैरामीटर और पास करना पड़ेगा, कौन सा, /abc। यस, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये अच्छा आपको सर, क्लियर होनी चाहिए। ये जो आपने नेम यूसुफ और क्लास जेएमएस का स्टूडेंट लिखा है, ये हम वेब ब्राउजर के उसमें लिखेंगे इसकी यस, जब हिट मतलब मारेंगे आप समझ, नहीं कुछ भी आप लिख ये सकते सोच हैं। लें, हाँ, या आप ब्राउजर से हिट कर सकते हैं या तो आप इसको किससे हिट करते हैं, एक्सियोस से। क्या मैं इसको एक्सियोस से हिट कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ ना यार। किस तरीके से अभी दिखा देता हूँ, ये जल्दी से इसको मैं वापस रिवर्ट करके ये कर देता हूँ। फैच, किसी ने बोला था फैच, ये देखें ब्राउजर के अंदर हमारे पास जिस तरीके एक्सियोस हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, फैच हमें बिल्ट इन मिलता है। लेकिन फैच का मसला ये है कि ये कुछ एक या दो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए लोग फिर देखते हैं इसको। ठीक है, अभी मैं क्या ये पॉसिबल है, मैं ये कर सकता हूँ, एपीआई हिट कर सकता हूँ, ये एपीआई बन गई ना मेरी, तो यस सर, आप एपीआई कर है। सकते हैं इजीली। अब मैं कहता हूँ /users, अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगे, सारे के सारे
users. आ गए? अब इसको मैं प्रिंट करवा सकता हूँ यहाँ पे एपीआई के थ्रू, जो भी काम करना हो। जेसन आया ना? यस सर, ठीक है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे, अगर मैं इसका यूआरएल का यहाँ पे यूआरएल चेंज कर दूं, यहाँ पे गेटअप यूजर्स कर दूं, तो क्या यहाँ पे गेटअप के यूजर्स आ जाएंगे? आ जाएंगे। यस सर, आ जाएंगे। तो भाई ये वही वाला तो काम किया हमने। अब अपनी एपीआई बना ली। अब हम अपनी एपीआई को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। हम ये फैच या एक्सियोस के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, या मैं डायरेक्ट ब्राउजर पे हिट करके भी। ये तो अभी मैं ब्राउजर पे डायरेक्ट हिट करके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम टेस्ट कर रहे हैं ना एपीआई को। अब मैं बार बार ये फैच वाला काम नहीं करूंगा, दैट्स वाई गेट की इसीलिए मैं कर रहा था। अब जिस पोस्ट की होती तो मुझे फैच की पोस्ट की यूज करता, तो मेरे पास जो पोस्ट के यूआरएल्स बने हुए वो मैं यूज कर सकता हूँ उसके रेस्ट एपीआई अपनी। अब समझ में आई गेम? सर मैं एक दफा दोबारा आपको बता दूं, जो मैं हाँ, समझूं, हाँ। अगर मैं गलत हूं मुझे बताइएगा सर। बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं कि जब हम किसी भी एपी, जिस तरह आपने स्लैश यूजर को हिट किया तो हमने फेच किया, सर्वर से डाटा मंगवाया, लेकिन सर जब Yes. हम उसको, ये आपने जो आगे यूसुफ नेम और क्लास वगैरह लिखा हुआ है, ये हम बेसिकली सर्वर को डाटा भेज रहे हैं कि इसके बिहाफ पे जो भी एक्शन परफॉर्म करके हमें वापस यस मिले। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, और किसी को कोई मसला? क्योंकि ये अभी हम GraphQL की तरफ नहीं है, ये अभी भी सिर्फ एक्सप्रेस को देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर GraphQL सर्वर साइड पे पढ़ा दूं और आपको ये सारी चीजें पता ना हो तो फायदा नहीं होगा। ये पैराम्स और जो क्वेरी स्ट्रिंग का डिफरेंस है वो जरा दोबारा काइंडली रिपीट करें, वो क्लियर नहीं हुआ। कोई मसला नहीं है, बता देता हूँ। ये देखें जरा, कोड को देखें। ये डायनेमिक पैरामीटर्स हैं लाइक दिस। अगर हम कॉलन के साथ इसको यूज करेंगे आईडी, तो आईडी। अगर मैं इसको कह दूं एबीसी, क्या पॉसिबल है ये एबीसी हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। फिर मुझे यहाँ पे सब जगह पे क्या करना पड़ेगा? एबीसी। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी लाइक दिस कॉलन में, इसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है 2, वो 2 किस में स्टोर हो जाएगा? एबीसी के अंदर। ठीक है, ये कुछ भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं, टू एबीसी एक्स का दिल करे। तो अभी हमने स्पेसिफिक क्या हम यूज कर आईडी, तो मैंने आईडी यूज की। तो पैरामीटर्स का मतलब है स्लैश के बाद जो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं वो पैरामीटर्स हम दे रहे हैं इसको। ठीक है, डायनेमिक पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो ये हमने डायनेमिक पैरामीटर यूज किया हुआ है। अब हम बात करते हैं क्यूरी स्ट्रिंग की। क्यूरी स्ट्रिंग का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क के बाद हम जो वैल्यूज सर्वर पे भेज रहे हैं। क्यूरी स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब है ये एक, समझ लें, की और वैल्यू है। की नेम वैल्यू यूज करते, की क्लास वैल्यू जेम्स टैग, की स्टूडेंट्स वैल्यू 300। तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दे देता है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस नाम का यूजर ढूंढ के यूजर की एरे में से आप प्रिंट करवा दें, या व्हाटएवर जो भी आपको काम करना हो, तो ये आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं। तो इसके भी आप पे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे काम कर सकते हैं सर्वर पे। लेकिन ये इसका दो चीजें हैं, पैरामीटर्स स्लैश के बाद हम वैल्यूज देते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क के बाद फिर हम इस तरीके से इसका मेथड होता है राइट करने का। अब बताएं कोई ऐसी चीज जो समझ में यहाँ तक ना आई हो? समझ में आ गई है, बस आज इतना ही रहने नहीं, बहुत काम खराब हो गया है GraphQL पे के। मैं सिर्फ दिखा दूं कोड तो ऑलरेडी आपका पुराना पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने चीजें ये पढ़ाई है क्या यही है या नहीं है उसके अंदर। सर एक दो बेसिक चीज मुझे बता दें कि जो हमारे पास जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, बहुत स्लो। सर रिक्वेस्ट डॉट जेसन में हम मतलब सेंड, मतलब ये जो साइकिल चल रही है रिक्वेस्ट सेंड की और रिसीव, इसमें जो मेथड में लग रहा है मतलब इसको मुझे बता देंगे, बिल्कुल समझ नहीं आई कि किस तरह रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है। वापस यार आपकी आवाज मुझे बिल्कुल स्लो आ रही है या सबको स्लो आ रही है? सवाल ये मेरा पहला। तो सर सबको आ रही है स्लो, सबको स्लो आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई सब क्या कह रहे हैं। सेम यार दोस्त, थोड़ा सा लाउड बोलिए तो प्लीज। सर रिक्वेस्ट डॉट जेसन का जो मेथड है
डॉट रिक्वेस्ट डॉट जेसन नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन है। हाँ सॉरी, ये देखिए रिस्पॉन्स है, यस। मतलब ये हम मतलब जो साइकिल है, मतलब सर्वर पे हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और डेटा गेट कर रहे हैं, इसके मतलब ये एक बार रिपीट कर रहे हैं कि किस तरह होता है। अच्छा देखिए, ये एक पूरा साइकिल है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर हाँ चलें, ये मुझे बताएं कि अब मैं ये कर दूं, यहाँ से रिस्पॉन्स ही रिटर्न ना करूं तो क्या होगा? चलें, ये भी बहुत आ गया, तो चलो पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से। मैंने सर्वर बंद किया, खोला, अब क्या होगा जरा मुझे बताएं। कुछ भी नहीं शो होगा सर। अब ये सर्वर आपका क्रैश हो गया। क्रैश से मतलब क्रैश तो नहीं होगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस लिसन पे रहेगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। कौन से वाले पे हमने काम किया हुआ है? यूजर आईडी पे ना, user/who, लेट्स से। चलो अब ये आपका ब्राउजर है ना, कंटिन्यूअस सर्चिंग पे चले गया। क्यों होता जा रहा है? लोड होता जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल के दे रहा। यस जब तक इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जब तक ये दूसरे रिक्वेस्ट को हैंडल भी नहीं करेगा। अब देखें, ये इसको असल में ये सिंगल थ्रेडेड कहते हैं इसको। सिंगल थ्रेडेड क्या है, आएंगे डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। सिंगल थ्रेडेड से मतलब मैं ये कहूंगा, ये देखिए, अब मैं दूसरी रिक्वेस्ट को ऐड करने जा रहा हूँ यूजर्स की, ये देखिए, लेकिन इसका रिस्पॉन्स इसको कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब ये चले गया इसको ढूंढने के लिए। अब ये लगा हुआ है कि यार इसकी रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, आ ही नहीं रहा। अब ये आपकी ईपे यहाँ पे सर टाइम आउट नहीं होगा? क्रैश हो जाएगी। सर हमारे फैच का जो मेथड है, इसकी रेंज कितनी जा रही है? मतलब फैच जो है हमारा, इसमें कोई सा भी हम HTTP रिक्वेस्ट कोई सी भी ले सकते हैं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फैच आप सारी चीजें यूज करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, सब कुछ चलता है। ये देखें, इसका पूरा आर्टिकल है फैच, MDN के ऊपर इसका पूरा आर्टिकल है। ये देखें, ये फैच अभी हमने ये वाला ही काम किया हुआ है, ठीक है। अगर मुझे पोस्ट वाला काम करना है तो ये रहा। जावास्क्रिप्ट का ये बिल्ट इन फंक्शन है सर फैच का। यस, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये मिल जाएगा आपको, बिल्कुल। तो ये देखें, ये सारी चीजें फैच ऑलरेडी कर रहा है। पोस्ट, ये देखें, यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकती हैं, पोस्ट, पुट, डिलीट, व्हाटएवर, जो आपका दिल करे आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आई थिंक आज की क्लास फिर यहीं तक रहने। अच्छा ठीक है, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को कि भाई मुझे डेटा दो, व्हाटएवर, जो भी URL है उसके बिहाफ पे। यहाँ पे वो देखता है कि क्या वो वाला URL हैंडल हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो इसके अंदर बहुत सारा काम कर सकते हैं, व्हाटएवर, जो भी आपका दिल करे। हो सकता है सर्वर से डेटा आ रहा हो, आप कोई लूप लगा रहे हो, व्हाटएवर, कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने रिस्पॉन्स दे दिया। अब आपने कहा कि यार सारा काम खत्म हो गया, अब रिस्पॉन्स दे दो जेसन का क्लाइंट। जब ये रिस्पॉन्स जाता है तब ये आपकी पूरी रिक्वेस्ट को क्लियर करता है। क्लियर है? यस सर, ये वाली हम सर अपनी जो लोकल बनाई हुई API है, हम इसे पोस्टमैन में टेस्ट कर सकते हैं सर? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास पोस्टमैन है या नहीं, मुझे तो ये देखना पहले तो। नहीं है ना यार? है सर, है आपके पास हर चीज पड़ी हुई है। और थंडरबोल्ट इसके अंदर सैंक्शन भी आती है, ये विजुअल स्टूडियो के अंदर ना, थंडरबोल्ट के नाम से उसको वगैरह हो जाती है। अच्छा, जबरदस्त। तो ये सर ये अच्छा, ये देखते हैं लोकल होस्ट कॉलन 3000। ये देखें, क्या सर्वर बंद मेरा? चलो सर 300 लिखा है आपने। माय बैड। चलें, ये आ गया रनिंग एक्सप्रेस सर्वर। यहाँ पे हम कर देते हैं /users, तो ये यूजर्स आ गए सारे के सारे। अब हम यहाँ पे कर देते हैं /ID के साथ 2। तो ये रिस्पॉन्स हमने डाला था, नहीं डाला था शायद, मैंने रीस्टार्ट किया सर्वर को, ठीक है। ये देखें 2 का डेटा आ गया। और इस तरीके से आपने जो जो सारे पहले काम किए हुए वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अपडेट भी करा। ये देखें मैंने जो स्ट्रिंगीफाई भेजा था ना, वो देखें ये स्ट्रिंगीफाई में आ रहा है। नजर आ रहा है आपको? यस सर, यस सर, यस सर। जबकि मैं जेसन भेजूंगा
जेसन हमने भेजा, हाँ शायद जेसन नहीं भेजा, हमने जेसन को चेंज कर दिया था क्या, याद नहीं आ रहा मुझे। स्ट्रिंगिफाई ये रहा जेसन, इसमें से ये आईडी हटा, खैर अभी लगा देते हैं, फिर आप लोग रिमूव कर दीजिएगा, कुछ भी देना ही नहीं, पास करना है। चलो तो ये देखें ये जेसन आ रहा था, जबकि स्ट्रिंगिफाई में वो स्ट्रिंगिफाई आ रहा था। तो ये देखें ये ऑटोमेटिक, ये इसकी अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे खुद डिटेक्ट करके आपको बता देता है जेसन है, स्ट्रिंगिफाई है, व्हाटएवर। तो स्लैश की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये देखें एक्सप्रेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ से HTML दे रहा हूँ तो उसको HTML एक्सप्रेस में भी HTML था, खाली आपने दिया था तो उस पे भी HTML आ रहा था। हाँ टेक्स्ट में वो ज्यादातर यही शो कर रहा होता है, HTML सारी टाइप ऑफ चीजें, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा सिंपल सा टॉपिक है। तो ये API बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने देखा कि ये मैंने कहाँ से लिया, express.js पे गया, वहाँ पे हेलो वर्ल्ड के अंदर ही पूरा मुझे स्टार्टअप रनिंग कोड मिल गया, गेटिंग स्टार्ट हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपको यही वाला कॉपी पेस्ट कीजिए कोड एंड देन स्टार्ट हो जाए यहाँ पे अपनी APIs बनाना, टेस्ट करते रहें, प्ले करें आप लोग। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह GraphQL से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ GraphQL का कोड दिखाना चाह रहा हूँ। आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। गुड गुड। आपने वो गेट्सबी का नया कोड डाल दिया? नया कोड वीडियो की बात कर रहे हैं? वो नया कोड पुश कर दिया? नया कोड से मतलब कौन सा वाला कोड? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि आपने अपनी जो आपके वो है क्लास में जो आप करते हैं कोड। अच्छा नहीं वो मैं कर देता हूँ जो लास्ट क्लास में किया था वो वाला ना, शायद मुझे याद है कि मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है मैं कर देता हूँ, आज कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है वो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये मैंने सिंपल सी APIs भी बनाई हुई है अपनी। यहाँ पे अगर जिस तरीके से गेटअप के ऊपर काम करते हैं तो ये एक तरीका था, व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पे असल काम जो है ना वो यहाँ पे हुआ हुआ, ये रहा। यहाँ पे हमने GraphQL रन किया हुआ है, ये रहा GraphQL का तरीका, ठीक है। ये अब हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब हम GraphQL स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम GraphQL के सर्वर यूज करेंगे। तो कौन सा वाला हमने क्लाइंट यूज किया था अपने पास? अपोलो। तो हम लोग सर्वर भी किसका देखेंगे? अपोलो सर्वर ही देखेंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है। तो ये किस तरीके से हुआ है, ये वाला कोड भी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक वाला कोड कम्प्लीटली ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा? अपोलो GraphQL सर्वर के ऊपर, यानी वहां से आपने कॉपी पेस्ट किया तो आपका सर्वर रन हो गया। हाँ लेकिन इसके लिए जो आपको ये चीजें चाहिए, हाँ हम इसमें और ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो वो इंशाल्लाह मैं देख के बताऊंगा कि आपको क्या चीजें हैं इसमें। सर कुबरनेटिस के और हवाले से एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। जी आप पूछ लें। अच्छा सर देखिए, जब हम किसी भी इमेज को कंटेनराइज करते हैं, मतलब हमने पहले डॉकर से इमेज बनाया अपनी सारी फाइल का, तो सर ये बात तो तय होती है कि हमने अगर Node.js की हेलो वर्ल्ड की ऐप भी बनाई है सर्वर साइड की, तो वो उसकी जितनी डिपेंडेंसी है सारी कंटेनर में आ गई। सर उसके बाद जब हमने उसको कुबरनेटिस के पॉड पे चलाया, तो सर के पॉड बनता है तो मतलब एक एप्लीकेशन जिसकी ऑथेंटिकेशन भी है, ब्लॉग भी है और उसका एक डैशबोर्ड भी है। तो सर वो मतलब अगर हमने अलग-अलग पोर्ट पे डिप्लॉय कर दिया तो वो एक वक्त में कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है? सवाल थोड़ा सा सॉरी वापस रिपीट करेंगे ताकि मैं समझने की कोशिश करूं पहले। सर हमने जब भी कोई एप्लीकेशन को कुबरनेटिस के पॉड्स पे चलाने की कोशिश की, तो सर अगर एक एप्लीकेशन है उसके हमने मतलब 6 इमेजेस हैं, हमने ऑथेंटिकेशन का एक अलग इमेज बनाया, ब्लॉग पोस्ट का एक अलग इमेज बनाया और हमने उसके लिए डैशबोर्ड यूजर के लिए सर्वर साइड की आप बात कर रहे हैं कि सर्वर पे आपने जो आपकी चीजें थी आपने मॉड्यूल वाइज तोड़ दी, ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल अलग कर दिया, ब्लॉग का मॉड्यूल अलग कर दिया, माइक्रो सर्विसेज की बात कर रहे हैं आप, ऐसा ही है? यस सर माइक्रो सर्विसेज। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि देखिए हमने पॉड में एक से ज्यादा भी कंटेनर चल सकते हैं, लेकिन जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि पर वन पॉड वन कंटेनर। तो सर हमने ये किया कि हमने 4 पॉड्स पे चारों सर्विसेज डिफरेंटली डिप्लॉय कर दी। तो सर ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? क्योंकि पॉड को तो हमने कहा ना कि वर्चुअल मशीन है जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, तो सर वो आपस में कैसे मिक्स हो पाएगा? मतलब उनको नेम स्पेस देना पड़ेगा या तो कि एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारे जो 4 या 5 पॉड्स हैं उनको एक क्लस्टर में आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपको कोई नेम स्पेस बनानी पड़ेगी।
सही है। अब इसको है ना यूज करने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका तो है कि आप एक बीच में एक सर्विस आती है, उस सर्विस की मदद से आप सारा काम कर सकते हैं। सर्विस एज अ काइंड ऑफ, समझ लें लोड बैलेंसर काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। अब वो क्या करती है, सारे आपके 4 सर्वर्स की लेयर आपके पास, समझ लें, मैं दिखाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ ताकि कुछ समझ में भी आए मुझे भी और आपको भी। समझ लें आपके पास लॉगिन है, ठीक है, लॉगिन के बाद ब्लॉग है, ब्लॉग के बाद कमेंट्स है एंड व्हाटएवर, ठीक है। अभी हम 3 कर लेते हैं सिंपल से। इसके यहाँ पे एक सेंटर में आएगी एक सर्विस, सर्विस क्या कहते हैं आप, एक लोड बैलेंसर टाइप की चीज होगी जो कि ये चल रही होगी लेट से आपकी पोर्ट नंबर 4000 के ऊपर, ठीक है। ये वाली जो लॉगिन सर्विस चल रही है 1000 पे चल रही है, 2000 पे चल रही है और ये 3000 पे चल रही है, ठीक है। अरे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, ये हमारे पोर्ट्स है ना, ये सारे पोर्ट्स हैं कि हाँ, इमेजेस? ये वही आपके पोर्ट्स ही समझ ले आप। डेफिनेटली पोर्ट कंटेनर पे चलेंगे तो ये इमेज की पोर्ट नहीं होगी ना। यस सर। पोर्ट्स की पोर्ट होगी, तो ये आपके पोर्ट्स अलग अलग मौजूद हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, सिंपल सी बात है कि यहाँ सर्विस है ना, इस सर्विस के ऊपर सारा काम होता है। अब इस सर्विस पे आप बताएंगे कि भाई इसका हम बात कर लेते हैं, इसका एक यूआरएल होगा ABC, ठीक है। इसका एक यूआरएल होगा, थोड़ी देर के लिए हम अलग अलग भी समझते हैं, तो लॉगिन यूआरएल है इसका ब्लॉग यूआरएल है और इसका कमेंट यूआरएल। अब हम क्लाइंट किसको हिट करेगा, पहला सवाल तो ये है, क्या क्लाइंट लॉगिन की 1000 पोर्ट को हिट करेगा, 2000 को हिट करेगा या 3000 को हिट करेगा? सर्विस। सही है। क्लाइंट जो हिट करेगा वो हिट करेगा सर्विस को, कौन सी पोर्ट पे? 4000 पे, क्योंकि बाकी तो इंटरनल आईपीज है ना सारे। यस। अब ये हिट करेगा सर्विस को। अब सर्विस के यहाँ पे है ना सारी चीजें आपकी हुई होंगी जो इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, वो यूज किया जा रहा है कॉन्ग। और भी बहुत सारे हैं लेकिन कॉन्ग एक अच्छा है और ओपन सोर्स भी है तो लोग यूज कर रहे हैं इसको कॉन्ग। अरे क्वेश्चन था टॉपिक से हट के, क्लास के एंड में पूछ लूं? गेटवे एक्चुअली है। जी पूछ लें हाथों हाथ। तो ये देखें कॉन्ग यूज कर रहे हैं। कॉन्ग एक गेटवे, लोड बैलेंसर भी है, उसके अंदर सारी चीजें अच्छा है। कॉन्ग जरा देखिएगा आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीजों में करने के। तो कॉन्ग के अंदर कॉन्ग एक एपीआई गेटवे, ठीक है, और इसी के अंदर लोड बैलेंसर और सारी चीजें हैं। अब इसका फायदा क्या है, ये 4000 पे हिट करेगा कॉन्ग। लॉगिन वाला काम तो इसने यहाँ से कर दिया। अब इसी कॉन्ग के ऊपर हम ये भी कर सकते हैं कि यार अगर ये ऑथेंटिकेटेड हो ना तभी ये इस वाले यूआरएल्स पे जाए, वरना तो ये ना जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। कौन से लेवल पे हम ये काम करेंगे? इस लेवल पे। वरना एक दूसरा तरीका है कि हम ब्लॉक के ऊपर भी देख सकते हैं कि यार ऑथेंटिकेटेड है नहीं है, सारे काम करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि ये हम सर्विस पे ही काम कर ले। एक लेयर आगे बीच में, ये लेयर देखेगी कि यार ऑथेंटिकेटेड है तो ब्लॉक पे जाएगा, ठीक है, जाएगा। ऑथेंटिकेटेड है तो कमेंट पे जाएगा, वरना तो वो रिटर्न बैक यहीं से कर देगा सर्विस कॉन्ग से, गेटवे एपीआई गेटवे। सर थैंक यू सर। एक और चीज बताइएगा सर, रेप्लिका सेट जो होते हैं सर, मतलब हमें कुबरनेटिस में कम से कम एक रेप्लिका सेट करके एप्लीकेशन रखना पड़ता है जो हर वक्त अप रहता है। तो सर अगर मतलब हम कहते हैं कि जी कुबरनेटिस ऑटो स्केलिंग कर रहा है, तो सर अगर 10,000 एप्लीकेशन एट अ टाइम स्ट्राइक करती है तो वो अलग पॉड्स ही बनाता है कि रेप्लिका सेट दोबारा नहीं बनाता है? वो पूरे पॉड्स बनाता है, रेप्लिका सेट नहीं बनाता। रेप्लिका सेट तो ऑटो, अगर आप ऑटो कर देंगे तो इसका फायदा ये हो गया कि उसी के पॉड के वो रेप्लिकास बना देगा, 1 2 पॉड 3 पॉड 4 पॉड एज पर योर लोड बैलेंसिंग के हवाले से, ठीक है। और अगर आपने 2 भी स्पेसिफिक कर दिया 1 और 2 नहीं है तो वो जितना लोड बढ़ेगा सिर्फ एक ही पॉड खड़ा करेगा और बस उस पॉड तक ही रिक्वेस्ट जाएगी। उसके बाद वाली रिक्वेस्ट आपके पास प्रॉब्लम करना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा सर, दूसरी एक और तरीका होता है कि ऑटो, एक और चीज होती है कि ऑटो स्केलिंग के अंदर आप लिमिट कर सकते हो कि यार 4 पोर्ट से ज्यादा ना जाए। ठीक हो गया। ये भी है कि अच्छा सर, 1 से लेके 4 तक जाएगा तो बस। जी सर दूसरी है कि सर हमने अगर कोई एप्लीकेशन अपडेट करनी है तो उसके लिए सर फिर यही होगा ना कि जो हम स्पेसिफिक एरिया अपडेट कर रहे हैं
फॉर एग्जांपल ब्लॉग और अगर अपडेट कर रहे हैं तो कमेंट और लॉगिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ ब्लॉग का एजेंट बिल्कुल वो हमेशा डाउन बिल्कुल। करनी पड़ेगी सर्विस अपनी। नहीं 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 नहीं, डाउन तो करता ही नहीं है ना, यही तो अच्छा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। अब आप जा रहे हैं 1 से 2 पे, ठीक है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो 1 वाले सारे खत्म करके फिर 2 पे जाएगा। इसके अंदर हमने वर्जनिंग कर स्ट्रेटेजीज देगा। पढ़ी थी ना। हाँ, वर्जनिंग कर देगा। ये क्या करेगा, ठीक है। पहले 1, लेट्स से आपके 1 के 4 पॉट्स चल रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, पहले 1 वाला एक डाउन करेगा, 2 का एक अप करेगा, फिर 2 का एक डाउन, 1 का एक डाउन करेगा, फिर वापस 2 का एक अप करेगा। तो इस तरीके से एक बंद करेगा, एक खोलते जाएगा। तो इससे ये है कि आपके पास डाउन टाइम कभी भी नहीं आएगा। लेकिन सर उसमें ये काम तो होगा ना कि कुछ क्लाइंट्स के पास आपका 1 वाला चल रहा होगा जो फ्रंट एंड पे कुछ हद तक, यस, थोड़ी देर के लिए, जब तक डिप्लॉय नहीं हो रहा। ठीक यस है। यस यस। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी मैंने इतना ही पढ़ा, मैं आगे पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह जो भी डाउट्स होंगे आपसे पूछ लूंगा। जी 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 जी। से हटके क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में बैन हो रही है, ऐसा कुछ है? यार क्रिप्टो के अंदर मैं बिल्कुल बैन नहीं हूँ, और मैं कार्तिका को तो इसलिए मुझे नहीं पता। नहीं सर, नहीं सर, अभी बैन तो है। के ऑर्डर सर, कोई बैन बून नहीं है सर, करंट ट्रेडिंग। अच्छा, वैसे मुझे ऐसे ही जनरल पूछ रहा हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो क्रिप्टो पे अभी काम कर रहे हैं? जी सर, कर रहे हैं सर। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। यस सर। सर वो काला डाला आता है कि वो बात का उठा के ले जाता है, बंदे जो उनके हाथ पे चढ़ता है, लेकिन कभी कभी होता है कुछ लोगों के साथ, सबके साथ नहीं होता। तो ये कुबरनेटिस के जो नोट्स हैं कोर्ट की तरफ से ना कल कोई ऑर्डर पास हुआ है कि ट्रांजैक्शन बैन होगी। अच्छा, मैंने नहीं सुना ऐसा, तो मैं पूछूंगा, मैं भी सिस्टर मालूम करूंगा इसके बारे में। सिस्टर, पाकिस्तान में सूद हराम है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे बता दे कौन सा बैंक जो है ना उसे हराम करार देता है या नहीं काम कर रहा। पाकिस्तान है, यहाँ पर काला डाला चलता है, बस उससे बचे हैं बस किसी तरीके। अच्छा सर, चलिए ठीक है, ये भी हो गया। सर आप पूछना चाहते क्रिप्टो करेंसी वाले से? सर ये कुबरनेटिस के नोट्स कौन से हैं वो जरा काइंडली शेयर कर दें। मैं या क्यूबरनेटिस का नोट्स मेरे पास तो नहीं, पोर्टल के ऊपर वीडियोस अपलोड होंगी ना? जी सर, पड़ी हुई है सर स्लाइड्स, अमर पिंक। यस एग्जैक्टली। अच्छा अगर सर, स्लाइड्स चाहिए तो मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये 2 क्वेश्चन थे स्टार्ट में मैंने पूछे थे आपसे, उनमें से एक का तो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि यूजर ऑथेंटिकेशन है ना, वो गैट्सबी है, ऑथ 0 का कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर हम लॉगिन करें, हमें दे देगा, रिटेक्ट भी दे देगा, लॉग आउट भी दे देगा, साइन भी दे देगा, सब कुछ दे देगा। लेकिन सर वो कैटेगरी अभी भी मेरे ज़हन में फंसा हुआ है कि उसको मैं कैसे यूजर को ऐसे प्रोवाइड करूं कि वो जैसे अपनी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट डाले और उसकी वो प्रोडक्ट उसकी कैटेगरी के अंदर शो हो, दूसरी कैटेगरी में ना जाए। इसकी मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई ऐसा जहाँ से ये मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए सर। सर डिस्कनेक्ट मैंने लीव कर दी। चलो सर ने लीव कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गया सर। आ जाते हैं, अभी टाइम है, लेट्स सी। लेकिन आप में से कोई कुबरनेटिस या डॉकर पे काम कर रहा है वैसे कि नहीं रिसेंटली? किया था भाई, अब छोड़ दिया, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए पीछे पीछे बोलते गए। यार इट्स अ वेरी हॉट टुडे इन मार्केट। कल भी क्लाइंट से इसी बात पे जो है ना वो मतलब बात हो, इसे वो कह रहा था कि नहीं हमने अपने इंटरनल सिस्टम्स यूज करने, एक्सटर्नल नहीं करना है। तो बहरहाल मैं कर रहा हूँ अभी इस पे, बेसिकली अपनी एनवायरनमेंट पे मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ इसी पे, कुबरनेटिस और डॉकर। क्लाइंट पे कर रहे हैं कि अपने लिए कुछ स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे अपने जो एप्लीकेशंस हैं हमारे अपनी, उस पे ही डिप्लॉयमेंट चल रही है हमारी, कुबरनेटिस के ऊपर ही बेसिकली। यानी कि आपके क्लाइंट कोई नहीं, आपकी अपनी फर्म है जो भी है? बेसिकली मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मतलब जो हमारी कंपनी है उसकी अपनी एप्लीकेशन है बेसिकली। यार लेकिन एक्चुअली में इसमें नेटवर्किंग वालों का भी मेरे हिसाब से काफी ज्यादा काम है, तो खाली मैं नेटवर्क इंजीनियर ही हूँ। एग्जैक्टली। लाल साहब काइंडली अपनी जरा कांटेक्ट डिटेल्स आपसे हेल्प लूंगा फिर इस सिलसिले में। थैंक यू। जरूर बिल्कुल, मैं शेयर कर देता हूँ आपको, प्लीज। भाई कौन सी कंपनी में काम करते हैं?
यार बेसिकली हमारी यूएस से बेस्ड कंपनी है, लेकिन उसकी सब ब्रांच यहाँ खुली हुई है। तो मैं उसमें होता हूँ, हमारी शारे फैसल पे है। ये नाम बता देना। ये हाइपर डेटा कंप्यूटिंग। हाइपर डेटा कंप्यूटिंग। ये मैंने वो किया है चैट। हाइपर डेटा कंप्यूटिंग। आई थिंक यार सर लीव कर गए, क्लास एंड कर चुके हैं सर। वो सर के इंटरनेट का इश्यू अक्सर आ जाता है, मैं भी लाइट चली गई हो या कुछ। वेट कर लेते हैं, शायद आ ही जाए। संडे के संडे तो आना होता है सर ने। यार हो तो गई क्लास पूरी मेरा ख्याल है, बाकी क्लोजिंग करनी है सर ने। 12 मिनट रह गए। आप लोगों ने कंटेंट कहाँ से पढ़ी थी? इंटेंटफुल भैया ऐसे ही है, सर्च करके देखें, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। क्या चीज? कंटेंटफुल? हाँ वो तो वेबसाइट पे क्लिक्स करने हैं बस इधर उधर, उसमें इतना इशू नहीं है उसमें।